हाँ सुनिए, आवाज आ रही है? चलिए। सुनो। हाँ भाई, ऑफिशियली आपका लास्ट क्लास है ना? अनऑफिशियली अनऑफिशियली हम आपके साथ व्हाट्सएप पे जुड़े रहेंगे, ठीक है? हाँ भाई, तो अभी 45 से 50 मिनट का कुछ बाकी है, वो पढ़ लेते हैं फटाफट से। और आपका पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, ठीक है? भाई नीचे क्लास चल रही है, रुक जाओ। नीचे क्लास चल रही है, रुक जाओ। तो पहले एक काम करते हैं। हाँ, नीचे क्लास चल रही है तो इसलिए हल्ला ना करें। चाय वाय नहीं मंगा रहे तुम? पहले भाई आज तुम्हें हुआ क्या है? क्या हो गया ऐसा? रुक जाओ भाई, रुक जाओ। आज पार्टी हो रही है बस इसमें। तो अभी पहले आप पढ़ लीजिए। 45-50 मिनट पढ़ लेते हैं, तब तक रास्ते में आपका पिज्जा है वो आ जाएगा और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पेन देना यार, पेन दो, कोई ये वाला दो, रेड वाला। चलिए, तो हमने कल मोनोसेक्राइड्स पढ़े थे। शांत 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 शांत। मोनोसेक्राइड्स हमने पढ़ा था, और मोनोसेक्राइड्स में भाई मुंह बंद, बस शांत। नौ महीने में बेटा बच्चा पैदा हो जाता है। ये ऑर्गेनिक भी आ ही गया है उतना, ठीक है? इतना आ गया है कि ऑर्गेनिक आपको आप पढ़ा सकते हैं किसी बच्चे को, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं डर रहा था यहां आने से पहले, सही बताऊं तो पटना आने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मुझसे पूछा गया, हालांकि ये मेरा ही आइडिया था कि पटना चलते, ठीक है? रुक जाओ रुक जाओ, वॉल्यूम नहीं है। एक तो मुझे लग रहा है मेरी आवाज बैठ रही है धीरे धीरे। हाँ, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। उफ, शांत शांत शांत। अब आ रही होगी। रुक जाओ, पहले रुक जाओ भाई। एक बात बताओ, क्या तुम आज मन बना के आए हो कि नहीं पढ़ेंगे? तो फिर तो फिर ऐसा करते ना, क्लास ही कैंसिल करवा लेते। सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये डेस्क मत बताओ, नीचे ही क्लास डिस्टर्ब होगी, इसलिए मत बजाओ, ठीक है? भाई आपकी ये लास्ट क्लास है, उनकी तो चल रही है ना क्लास, उनकी चलने दो। बहुत याद आओगे। मैं यही सोच के परेशान हो रहा हूं कि तुम रह कैसे पाओगे, है ना? मेरी परेशानी का बस यही तो एक कारण है कि तुम रह कैसे पाओगे मेरे बिना। क्यों भाई? अब जब जब क्लास होगी तो मेरी याद आ रही होगी तुमको, हालांकि मुझे नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं। देखिए, जब मैं यहां आया था ना, कुछ काम की बात कर लेते।
जब पटना आने का मतलब जोश में रही था कि चलते हैं पटना इस बार पढ़ाते हैं, ठीक है। अब बहुत साल हो गया था ऐसे कुछ धमाकेदार पढ़ाई कराए हुए, है ना, ऑनलाइन ऑनलाइन करते हुए। रुक जाओ रुक जाओ, ए रुक जाओ यार, रुक जाओ। तो बहुत बहुत टाइम हो गया था ऐसे कि ऑफलाइन में बच्चों से मिलते हैं, थोड़ा बात करते हैं, फिर पढ़ाते हैं। कैमरा पे आए, हाँ ये भी सीख लिया मैंने 9 महीने में कि कैमरा पे ही बोलना होता है, तभी क्लिप कटता है, तभी वायरल होते हैं, है ना। चलिए खैर, तो नहीं नहीं वायरल वायरल की जरूरत नहीं है। क्या क्लिप कटेगा, बढ़िया है। तो सुनो सुनो सुनो, तो मैं डरता था, रीजन ये ना कि मैंने ऑफलाइन क्यों छोड़ा था, मैं आपको बताता हूं। एक इंसिडेंस हुआ था। अरे रुक जाओ यार, ब्लूटूथ वालों रुक जाओ, अभी तुम्हारा भी मौका दिया जाएगा, रुक जाओ। देखो 2021 में मैंने लास्ट ऑफलाइन पढ़ाया था। वैसे में सुनो सुनो दो, सुनो सुनो, वॉल्यूम नहीं आ रहा है यार, क्या है यार। अच्छा ऐसे ही सुन लो, ऐसे ही सुन लो, रुक। क्या हो गया, फ्रेम में आए। अरे तुम बिना फ्रेम के सुन लो भाई, सुनो सुनो सुनो। मैंने जो है ना लास्ट ऑफलाइन पढ़ाया था 2021 में, उस साल एक घटना घटी थी, सुनना तुम्हारे लिए जरूरी है। वैसे मैं आ गया था 2019 में ऑनलाइन, ठीक है। 2019 से आप मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा था। 2019 में क्या हुआ ना, एक नाम नहीं बताऊंगा कि कहां कैसे हुआ था, ऑफलाइन क्लासेस में मैं गया पढ़ाने के लिए, और वो नया बैच था, ठीक है। तो उसके बाद से मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, उस सेशन को कंप्लीट करके मैंने फिर पढ़ाना छोड़ दिया था। रीजन कि कई बार क्या होता है ना, अनमैरिड होने का एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता है ना। तभी मैं यहां आने से डर भी रहा था। रीजन ये हुआ कि एक आप ही लोग में से जैसे काफी लड़कियां हैं यहाँ पे, वहां भी बैच में एक ऐसे ही कोई बच्ची थी, बच्ची ही बोलूंगा क्योंकि दिमाग कम होता है। तो क्या हुआ कि वो ना भावनाओं में बह जाते हैं। कैमरे पे आप देखते रहते हो, फिर आपको अचानक से इंसान दिखता है तो आपको लगता है यही इंसान, हालांकि हम वही हैं जो आप हो। आप ही में एक दिन बैठते थे, आज यहां खड़े हैं, जस्ट बिकॉज कुछ महीनों की मेहनत है, और कुछ नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं होता है। आप लोग बस एक हाइप बना देते हो, अरे ये हो गए वो हो गए, कुछ ऐसा नहीं होता है। कुछ महीनों का मेहनत का डिफरेंस होता है वहां से यहां तक में। सुनो, उस साल ये हुआ कि कोई पहले कैमरा से देखा होगा कैमरा पे, ठीक है, उसके बाद वही फैन मोमेंट जो होता है ना, आप लोग फैन बन जाते हो, कभी नहीं बनना चाहिए। वो कुछ लोगों ने ही क्लास के बताया कि उस बच्ची ने यहां टैटू करा लिया है गले पे। यहां यहां तक सब ठीक है, सुनो सुनो, यहां तक सब ठीक है, लेकिन वो टैटू में नाम था। फिर वहां से मामला गड़बड़ हो गया। फिर मुझे लगा कि अब ऑफलाइन जो है ना, अब स्टॉप करना चाहिए। तो मैंने फिर ऑफलाइन से ब्रेक लिया, कंप्लीटली ब्रेक लिया ऑफलाइन से। तो कोविड से पहले मैं प्रॉपर आपको ऑफलाइन में दिख रहा था, राइट। आपके पिज्जा वाला एक कॉल है, ले लेने दो। हेलो हेलो हेलो, एक सेकेंड एक सेकेंड, हेलो। एड्रेस ये कौन सी बिल्डिंग है, आपने वेदांतु देखा है? शांत शांत शांत, मैं आपको ना लोकेशन भेज देता हूं, करंट लोकेशन व्हाट्सएप पे। वेदांतु है ना, एसकेयू सेंटर बोलते हैं यार इसको, बिल्डिंग को। हाँ चौराहे वाले पे। नहीं नहीं, आपको एएन कॉलेज वाले रोड में आना है। नहीं नहीं भाई, आप ज्योतिपुंज देखे हो हॉस्पिटल, उसके सामने। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, ओके ओके। हाँ भाई, आपका पिज्जा आ रहा है, अच्छी बात है। तो हाँ हाँ हाँ, सुनो सुनो, तो कहानी ऐसा था, सुनो सुनो सुनो, कहानी सुनो, कहानी में क्यों मैंने ऑफलाइन से ऑनलाइन ट्रांजिट किया, उसका एक बहुत बड़ा रीजन था। क्या होता है कि आपको पहले स्टेप से भांप लेना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। तो पहले स्टेप से मुझे पता चल गया कि आगे हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, तो इससे बढ़िया है कि वो सेशन कंप्लीट करो, और वो सेशन मैंने उस बैच में कंप्लीट नहीं किया।
मैंने फिर बैच चेंज कराया, अपना नहीं, सामने वाले का बैच चेंज कराया। फिर मैंने अपना कंटिन्यू किया आगे का सेशन। तब से मैं ऑफलाइन छोड़ दिया था। फॉर सम रीजन मैंने लगा कि अब चलो 1 से स्टार्ट हुआ है, कहीं वो 4, 10। क्या होता है, कई बार आप 1 पहचान पाते हो, बट वो 4 भी तो होगा, वो 10 भी तो होगा। तब से मैंने ऑफलाइन छोड़ दिया था, लेकिन फिर इस बार ऑफलाइन का मौका मिला तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। डर रहा था मैं पहले, ठीक है। इसका इसका मतलब ये नहीं होता, सुनो, इसका कहीं मतलब ये नहीं है कि सुनो, लोग क्या होता है ना, भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं, ठीक है। जैसे कई लोगों को बातें अच्छी लग जाती है, कई लोग, आप देखो कई इन्फ्लुएंसर हैं जिससे आप बहुत जल्दी जुड़ जाते हो, यार ये बोल रहा होगा तो सच ही होगा। हालांकि आप चेक नहीं करते कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, आप बस मान लेते हो कि हाँ ये सच ही है। नहीं, हमारे पे मत करो। देखो, हमेशा स्टूडेंट बने रहो, फैन मत बनो। जैसे ही फैन बनोगे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फैन बनने के बाद ना आप गलत सही सब मानने लगते हो, है ना। स्टूडेंट बनो जिसके पास दिमाग हो, ताकि कोई भी फैक्ट आपके पास आ रहा है। अभी देखो, 1 दिन पहले का एग्जांपल बताऊं, अपार आईडी आया, किसी एक यूट्यूबर ने, मुझे तो पता है किसने बनाया, किसी एक यूट्यूबर ने सबसे पहले बना दिया कि भाई अपार आईडी के लिए स्कूल में बनेगा। उसके बाद वो फॉलो हो गया। अब बिना क्रॉस चेक किए हुए सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे अपार आईडी बन रहा है, मोबाइल से बन रहा है ना। और लेकिन अब ठीक है, तो यही होता है, आप फैन बनोगे तो क्रॉस चेक नहीं करोगे। लोग बोलेंगे नीट का सिलेक्शन होगा, समुद्र में कूद जाओ, तो अगले दिन कूद पड़ेंगे सब लोग, क्योंकि सर ने बोला है। यूज योर माइंड, अपना दिमाग भी आप लगाइए और उसको फॉलो करिए। आपको मैं एक और चीज यहां बताता हूं, थोड़ा पर्सनल। आप लोग ना एक वीडियो को मान लेते हो कि मेरा उसी वीडियो के हिसाब से सिलेक्शन होगा, और ऐसा आज तक नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। जो वीडियो में बोला गया है वो एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, उस वीडियो का आपकी सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आपका सिलेक्शन होगा बट आपका तरीके से। और मैं कल भी समझा रहा था लोगों को कि आपको अपने लाइफ में 7-8 महीने कंसिस्टेंटली 6 घंटे 6 महीने पढ़ना ही पड़ेगा, यही सक्सेस का रूल है। मैंने वो किया हुआ है, मैंने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। और एक बहुत एवरेज बैकग्राउंड से था, बाद में 10th के बाद दिमाग खोली और सब कुछ अच्छा हुआ था, है ना। जब तक मैं बिहार में था तब तक कुछ नहीं आता जाता था, सीरियसली बता रहा हूं। इतना भी नहीं आता था कि कोटा में मैं पहली बार जब पढ़ने गया तो पहली क्लास में हवा ही नहीं लगा था चल क्या रहा है। और मेरा कॉन्फिडेंस उस समय इतना लो हुआ था कि बगल अगल वाले हाँ हाँ कह रहे थे, यहां सर आ रहा है, और मुझे घंटा कुछ नहीं समझ आ रहा था। मतलब वो तारे जमी पर देखा है आपने कि टीचर बोल रहा है बट उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो मेरे दिमाग में भी कुछ और ही विजुअलाइज हो रहा था। और मुझे आज भी याद है, लॉग की क्लास थी और मुझे नहीं पता था लॉग क्या होता है। जबकि आप सोचोगे तो यहां मैं टॉप करके गया था 10th में, राइट। मैं टॉप करके वहां निकला था और वहां जाने के बाद पता चल रहा है कुछ नहीं हो रहा है। आपके साथ भी होता होगा, एंड इट इज वेरी नॉर्मल। कई बार आसपास वाले कह रहे हैं यार सर तो बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको लगता होगा कि यार नहीं आ रहा है समझ में, है ना। उसका एकमात्र कारण है कि आपका जो बेसिक रहा है शुरुआत में वो कमजोर है। आपका जो पढ़ने का तरीका रहा है वो अलग रहा है, वो डिफरेंट रहा है और वो खराब रहा है। पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का, चाहे आप आईआईटी की तैयारी करो चाहे आप नीट की तैयारी करो, आप ना एग्जाम को पढ़ो पहले। हम लोग क्या करते हैं, शांत शांत, हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं, पहले तो हमें सिलेबस ही नहीं पता होता है कि सिलेबस है क्या। मैं मेजॉरिटी लोगों से आज पूछ लूं ना, डिफाइंड सिलेबस नहीं पता है लोगों को। मोटे मोटे तौर पे पता है एनसीईआरटी पढ़ना है वहीं से आएगा, एंसो। एनसीईआरटी पढ़ोगे कुछ नहीं समझ आएगा, आपको भी पता है और ये पूरा ट्रूथ है। लेकिन क्या हमें तो यही पता है ना एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा। एनसीईआरटी समझने के लिए एनसीईआरटी से कई गुना ज्यादा पढ़ना पड़ता है। जब आप बाहर की चीजें पढ़ोगे तो आपका आईक्यू डेवलप होगा और तब एनसीईआरटी समझ में आएगा। हमें क्या लगता है एनसीईआरटी रट लेंगे तो हो जाएगा, रटने वालों का सिलेक्शन होता ही नहीं है, बहुत माइनर होता है। वो रटते हैं फिर भी थोड़ा स्मार्ट वे में रटते हैं, समझ समझ के, तब उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। आपको ना एग्जाम समझना चाहिए कि आपका नीट का एग्जाम डिमांड क्या कर रहा है। मैंने एक आध वीडियो आपको भेजा है 1-2 दिन पहले कि 200 में से 100 क्वेश्चन मैच द कॉलम असर्शन रीजन ऑफ मल्टीपल चॉइस से आ रहा है। हम किसी को नहीं पता था, ये मैं बता दूं आपको, नन ऑफ यू नो कि हम मैच द कॉलम और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में।
आपका 50% मार्क्स, मतलब 350 नंबर तो ऐसे ही आ रहे, सॉरी 320 में से 360 नंबर तो ऐसे ही आ रहे अगर आप मैच द कॉलम करोगे। बट हम क्या करते हैं, 90% ऑफ द टाइप क्या कर रहे हैं, सिंगल चॉइस, है ना। हमें पता है कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आ रहा है, 2019 में आ रहा था, 2020 तक आया है वो, 21 के बाद पैटर्न बदला है। अब थोड़ा एग्जाम को बदलो, एग्जाम को देखो कैसा आ रहा है, ठीक है। एग्जाम बदल गया है और इस बार नया पैटर्न होगा, थोड़ा सा आपको हिंट मिल ही गया है। हेलो, आप आ गए? 5, हाँ, अरे भैया नीचे मंगवाऊंगा ना यार। हाँ, तो केवल तुम्हारे लिए थोड़ी आया है, और भी तो बच्चे हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूं, सुनो सुनो सुनो। तो क्या है कि आपको एग्जाम को पहले समझना चाहिए, आपको मैच द कॉलम ही करना चाहिए। आप सोचोगे नहीं नहीं हम तो पढ़ तो रहे हैं, आता तो है ही, एग्जाम में मैच द कॉलम कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपको वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो एग्जाम में आ रहा है। मैं आपको एक अपने ही स्टूडेंट की कहानी बताता हूं, और मैंने नीचे वाले बैच में बोला है, आपको भी बोल रहा हूं कि उसका 710 से ऊपर नंबर फिक्स है, मैं लिख के दे रहा हूं। अगर कम आ गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना मेरे एक्सपीरियंस का क्या फायदा। उसका 710 से ऊपर फिक्स है, और यही इसी बिल्डिंग से, इसी कैंपस से, इसी टीचर से, राइट। आपको, और ऐसे एक नहीं है, मल्टीपल डिजिट में, मतलब डबल डिजिट में ऐसे नंबर्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला दे तो 100 क्रॉस कर जाएगा। जिनका हम श्योर शॉट बोल रहे हैं कि 700 से ऊपर आएगा, कुछ लोगों का बोल रहे हैं 710 से ऊपर आएगा, ये श्योर शॉट है। तो अब आपको डिफरेंस, अब उनसे मैं, मुझे एक बच्चे से ये मिला था, आपको मैं बताऊं कि एक बच्चे ने एक वीडियो भेजा, है ना, एक इंस्टीट्यूट है न्यू लाइट, अगर आपने सुना हो तो न्यू लाइट में पहले वो वीडियो उन्होंने बनाया था, और वो लोग बहुत रिसर्च करते हैं, और मुझे नाम लेने में कोई वो नहीं होता कि नहीं नहीं मैं किसी और का प्रमोशन क्यों, ऐसा कुछ नहीं होता, सब अच्छे हैं, मेरे अकेले से यहां कुछ नहीं होगा, है ना। तो उन लोगों ने रिसर्च किया, और फिर मैंने 24 का वो डेटा डाउनलोड किया, 24 का क्वेश्चन डाउनलोड किया और मैच किया, बायो के भी, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, और एग्जैक्टली वही था। आपको शॉकिंग लगेगा, 2023 में 98 क्वेश्चन है मैच द कॉलम, एसर्शन और इससे मिलके आए हुए हैं। आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ, एसर्शन रीजन आता है, कुछ एसर्शन रीजन नहीं आता है। 4 क्वेश्चन आए हैं 2024 में, 6 क्वेश्चन आए हैं 2023 में, 8 क्वेश्चन आए हैं 2022 में, वो डबल डिजिट भी नहीं पहुंच रहा है एसर्शन रीजन। मैच द कॉलम यहां पे 50 क्वेश्चन आया अकेले, बायोलॉजी फिजिक्स मिला दो तो मैच द कॉलम 50 क्वेश्चन है। सोचो, 30 क्वेश्चन अकेले मैच के बायो में आए हैं, 15 बॉटनी, 15 जूलॉजी। मैच की इतने इंपॉर्टेंस हो गई है मैच द कॉलम के, और वो डायरेक्ट आता है फ्रॉम योर एक्सरसाइज, डायरेक्ट। वो मैच द कॉलम ऐसा नहीं कि वो बना के दे रहे हैं, मैच द कॉलम वो भी छाप रहे हैं एक्सरसाइज से और एग्जाम्पलर से। 30 के 30 एज इट इज आए हैं, बिना डेटा चेंज किए, कुछ नहीं। आपको अगर मैच द कॉलम देखा था तो आंसर मारो, आगे बढ़ो। आप कह रहे हो ना कि 720 इतने ज्यादा कैसे आ रहे हैं, उसका रीजन है, 720 इतने ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो सेट ऑफ क्वेश्चन किया हुआ है जो आता है एग्जाम में। अब वो मैच द कॉलम दिखा, सीधा आंसर मारे, आगे बढ़े। आप क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, वहां सोच रहे हो, वहां सोचने में गलती हुई तो दिक्कत होगी, बट वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। 2021 के बाद एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन और इंटेक्स्ट का क्वेश्चन, इस पे बहुत फोकस रहा है, और आप में भी रहेगा। कुछ नई टेक्नोलॉजी आप में इंट्रोड्यूस होगी। पहला टेक्नोलॉजी, आप कभी अगर फ्लाइट से ट्रेवल किए हो, डिजी यात्रा नाम की एक चीज होती है। डिजी यात्रा क्या करता है कि आपके सामने एक स्कैनर लगा है, एयरपोर्ट पे एंट्री करते समय ना स्कैनर लगा होता है, उस स्कैनर में आपको देखना होता है, और आपकी आई रेटिना से वो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लेता है। अगर आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका आई रेटिना से हो गया तो आपको एंट्री मिल जाएगी, नहीं होगा तो वो ब्लॉक कर देगा, वो गेट ही नहीं खुलेगा। मेट्रो में गेट खुलता है ना, वैसे ही वो गेट बंद होता है। आपका आई रेटिना से मैच करेगा तो गेट खुलेगा, आप एंटर कर सकते हो। आ रहा हूं भैया 1 मिनट में, है ना। वैसे ही अब आपके एग्जामिनेशन सेंटर के एंट्री हॉल पे लगने वाला है, ठीक है, उसको डीजी एग्जाम बोलते हैं। यूपीएससी में ये बहुत पहले से होता आ रहा है। यूपीएससी के कैंडिडेट्स का आई रेटिना से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। आई रेटिना कहां से मिलेगा, आधार नंबर से। आप जब फॉर्म भरोगे तो 2 नंबर आपको मस्ट है, एक अपार नंबर और एक आधार नंबर। अपार नंबर से, अब आपको देखो फॉर्म भरने में ना नाम, रोल नंबर, ये सब नहीं मांगेगा। पहले होता था नाम भरो, फिर फादर्स नेम भरो, मदर्स नेम भरो, स्कूल का नाम भरो, और स्पेलिंग मिस्टेक हो गया फिर करेक्शन भरो,
ये सब कुछ नहीं होने वाला। दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी और सिक्योरिटी पिन तीसरा चीज, बस 3 कॉलम होगा इस बार फॉर्म में। 5 मिनट में फॉर्म भर जाएगा इस बार। पहला चीज होगा अपार नंबर। अपार नंबर डालते ही आपका 10th का मार्कशीट उनके पास आ गया, 12th का मार्कशीट उनके पास आ गया। आपने अपार नंबर जनरेट किया है, आपके स्कूल के आईडीज वहां पे कनेक्ट हो गए, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गए डिजी लॉकर में, आपको पता भी नहीं है। आधार नंबर डालोगे, आपका एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, मदर्स नेम, फादर्स नेम सब उनके पास आ चुके हैं। अबे यार, इतने सारे आ चुके हैं। ठीक है, तो दो चीजें हैं जिससे आपकी सारी इंफॉर्मेशन वहां आ गई है। बस आपको एक अलग से देना पड़ेगा, दैट इज कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप उस लेयर में आते हैं तो ओबीसी वाले को अपना ओबीसी देना पड़ेगा, रिजर्वेशन वाले को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। क्या लोग हैं भाई। मैं आता हूं, पैसे इनको ज्यादा चाहिए यार। ए, हाँ भाई, तो तो मैं आपको बता दूं कि भाई जब आपका और स्टार्ट हुआ था तो सफर अच्छा रहा। हालांकि मैं चाहता था कि भाई रेगुलर क्लास हो, सो दैट 4 महीने में खत्म हो जाए। 4 महीने का कोर्स होता है ऑर्गेनिक का, राइट। बट मतलब वो 3-3 दिन मिलने की वजह से वो समय डबल हो जाता है, राइट। तो आपको वही अगर होता, रेगुलर क्लास होती है जैसा ऑनलाइन में, अगर आप रेगुलर क्लास लो तो 18-19 लेक्चर में आप देखोगे तो 11th इनऑर्गेनिक खत्म होने होगा है। ठीक है, 9 लेक्चर लगा है वहां पे पीरियोडिक टेबल में, 11 लेक्चर लगा है आपके पास केमिकल बॉन्डिंग में। अभी 11 के बजाय 2-3 और लेगा उसमें केमिकल है, उसमें आयनिक में। तो टोटल 14-15 लेक्चर लगा। 14 लेक्चर लगेगा केमिकल बॉन्डिंग में, 11 लेक्चर लगेगा, 9 लेक्चर लगेगा आपका केमिकल पीरियोडिक टेबल में, और टोटल लेक्चर 30 के अंदर अंदर आपका पूरा कवर भी हो जाएगा 11th इनऑर्गेनिक। बट वही जब आप ऑफलाइन में पढ़ाने जाओ तो कभी 2, कभी 3, कभी 4, इस वजह से क्या होता है, सिलेबस लंबा खिंच जाता है। तो यही डिफरेंस है ऑनलाइन ऑफलाइन में। ऑनलाइन और पढ़ा के आपको अच्छा ही लगा मुझे, है ना। एक्सपीरियंस ज्यादा आया मुझे, कुछ बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, बहुत कुछ नई चीजें भी पता लग। क्या सीखने को मिला है कि सीखने को, देखिए मैं आपको बताऊं, आप में से ही कई लोग आए होंगे मेरे पास, जब मेरे पास क्वेश्चन लेके आए होंगे और मेरे पास एट द टाइम सॉल्यूशन नहीं होता है। आप देखोगे मैं कभी क्लेम नहीं करता कि मैं महाज्ञानी हूं, है ना, मैं आओगे और मैं अपने रोबोट माइंड से निकाल के दे दूंगा, नो। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, एट द टाइम आंसर नहीं होता है, बट मैं उसको रिसर्च करके फिर आपको बताता हूं। वो सारी चीजें सीखने को मिली। ठीक है, वो हर चीज जो मुझे रिसर्च करने पे मजबूर करी। कई बार पटना में आके अच्छी चीज पता लगी कि हर चीज में आप क्यों पूछते हो। हर चीज ये हो गया और उसके पीछे बच्चे आते हैं क्यों हुआ, अगर हम ये नहीं करें तो क्या होगा, और अगर हम ये कर दें तो क्या होगा। तो ये सोचने पे आपने अच्छा थॉट प्रोसेस दिया कि मुझे भी चलो अच्छा सोचने का मौका मिला। और ये भी पता लगा कि हमें और अपना लेवल नीचे करने की जरूरत है एज अ टीचर। मुझे पर्सनली जो मुझे फील हुआ मैं आपको बता देता हूं। मुझे मुझे जाना जाता है कि मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता हूं, बच्चे ऐसा बोलते हैं, है ना, कि आप बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं इसलिए
थोड़ा कनेक्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे इस बार फील हुआ कि और बेसिक से जाने की जरूरत है, राइट? और उस बेसिक क्वेश्चंस को करने की जरूरत है। रीजन, जब मैंने आपको पढ़ाया और फिर आप पता नहीं आप नोट करते हो नहीं करते हो, मैं तो आपके एक्सप्रेशन लेके जाता हूं क्लास से, ठीक है? और मुझे फील हो जाता है कि कितना परसेंट मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है? मेजॉरिटी टाइम्स में आप देखोगे, जब तक 11th की ऑर्गेनिक चलती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की यही कहानी है, 11th की ऑर्गेनिक में पूरा प्योर लॉजिकल है। हाँ, प्योर लॉजिकल है। प्योर लॉजिकल है तो आप सोच सकते हो, मजा भी आता है, अच्छा लगता है, क्वेश्चंस भी लग रहे होते हैं। जैसे आप 12th ऑर्गेनिक में आते हो, उन्हीं का एप्लीकेशन पार्ट आपको पढ़ना है, और फिर आपके तोते उड़ने लगते हैं फिर वहां से, है ना? 12th ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन के बाद तो लगता है कि अरे ये तो निकल ही गया हाथ से, है ना, ये सब्जेक्ट हमारे पकड़ से बाहर होने लगा है। 12th ऑर्गेनिक मेजॉरिटी बच्चों का जो मैंने पढ़ाया है अभी तक, उनका एक बार में क्लियर नहीं हुआ है। इसीलिए मैं मानता हूं कि सिलेबस को एक बार नहीं करना चाहिए, साल में 2 बार करना चाहिए। एंड फॉर दैट रीजन मैं ऑनलाइन रिवीजन आपका कराऊंगा, बट वो तरीके से नहीं जो आप करते हो। मेरा थोड़ा तरीका डिफरेंट होगा। तरीका वही डिफरेंट होगा कि मैं वन शॉट नहीं कराने वाला हूं अगेन, और वो करोगे और फिर हाँ सर आपने तो अच्छा पढ़ाया है, शायद हम ही में कमी है, वो आपको सेल्फ डाउट क्रिएट करेगा, मैं पहले बता देता हूं, ठीक है? मैं आपको एक प्लानर 2-3 दिन में बना के दूंगा, एज सुन एज मैं थोड़ा फ्री हुआ इस ऑफलाइन के उससे। और प्लानर ऐसे बना के दूंगा कि आईयूपीएससी हम लोग 2 दिन में कर रहे होंगे, टॉपिक भी वहां पे लिखा होगा, डेट के साथ टॉपिक लिखा होगा। आपने पढ़ रखा आईयूपीएससी, मान लो जरूरत लगता है कि नहीं मुझे आईयूपीएससी, मेरा तबीयत खराब था या नहीं पढ़ा था या क्वेश्चन नहीं किया था, तो आप दोबारा वीडियो लेक्चर देखो। लेकिन जरूरत नहीं पड़ता है तो उस दिन मैं उसके 50 क्वेश्चन भी डाल रहा हूं टॉपिक वाइज, तो उस क्वेश्चन को करो। फिर अगले डेट में अगला टॉपिक लिखा हुआ है और फिर उसके क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फिर अगला टॉपिक अगले क्वेश्चन, और हर दिन मैक्सिमम 5 टॉपिक पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 5 टॉपिक विद आंसर डालूंगा। और ये आपको जैसे इनऑर्गेनिक चल रहा है वैसे ही ऑर्गेनिक पैरेलल में चलेगा। इनऑर्गेनिक शाम में चला रहे हैं, आप देखोगे उसमें 50% इनऑर्गेनिक खत्म हो गया है। और मैं आपको बता दूं, आप पढ़ के देख लेना, इट इज उससे मतलब आपके जो क्लासरूम नोट्स है उसमें +1 ही है, छोड़ा नहीं जा रहा। तो वो जो रिवीजन कराएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि क्लासरूम में ज्यादा पढ़ाया था वहां पे स्किप कर रहे हैं। रिवीजन का मतलब रिवीजन नहीं, वो डिटेल ही होगा, वो उन लोगों के लिए होगा जो अभी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, है ना? काफी लोग होंगे उसमें से कि सर हमने हमने फी तो भर दिया था लेकिन भूल गए थे पढ़ना, है ना? तो जिनको अभी याद आया है कि हम पढ़ सकते हैं, हम कर सकते हैं, है ना, उनके लिए वो दोबारा से होगा, प्लानर के साथ होगा। अगले 1 महीने में आपका 11th होगा और उसके 1 महीने में 12th होगा। तो फेब एंड में जाके रिवीजन कंप्लीट होगा, फेब एंड में जाके रिवीजन कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर मैं आपको 1 शॉट या 2 शॉट या 3 शॉट जो होता है वो कराएंगे, जो कि ना पढ़ाते हुए मुझे मजा आता है, लेकिन पता नहीं क्यों आपको पढ़ के मजा आ जाता है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, आज तक। एक और चीज जो मेजॉरिटी लोगों का डाउट है वो भी बता दूं, पीओसी जो है आपको हर चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। पीओसी, टॉलेन, फेहलिंग, ल्यूकास, क्या हमने नहीं पढ़ा हुआ है? क्या हमने मस्टर्ड ऑयल टेस्ट और अमाइन के टेस्ट नहीं पढ़े हुए हैं? तो पीओसी मैं हर चैप्टर में ही पढ़ाता हूं। हाँ, पीओसी में अब 3 मेथड हैं आपके पास पढ़ने के, वो है कैरियस मेथड, ड्यूमा मेथड, जेल्डाल मेथड, ठीक है? उसके मैं नोट्स दूंगा आपको, वो आपको सेल्फ स्टडी में पढ़ना है, ठीक है? और नहीं तो जैसे मैं बायोमोलिक्यूल करा रहा हूं कि नहीं नहीं नहीं, मैं बायोमोलिक्यूल तो पूरा लिख के पढ़ाइए, ऑफलाइन में तो सारा लिख के पढ़ेंगे। क्योंकि अब हमारे पास यहाँ स्लॉट्स कम है, इन चैप्टर्स के लिए स्लॉट्स क्यों कम होता है ये भी लॉजिक है। भाई ये बायोमोलिक्यूल ना आप पढ़ चुके हो, मैं रिवीजन करा रहा हूं। अगर आप तरुण सर का वीडियो लेक्चर अटेंड, सॉरी लेक्चर अटेंड किए हो तो ये सारा चीज पढ़ चुके हैं बायो में, और कॉमन है, 70% चीजें कॉमन है। केवल वो टॉलिन की रिएक्शन ही तो अलग थी, फेहलिंग की रिएक्शन ही तो अलग है ना? विटामिन अलग होगा, है ना? शायद आपने आपने शायद वहां हार्मोन भी पढ़ लिया होगा, हार्मोन भी पढ़ लिया है, यहां भी हार्मोन है। अमीनो एसिड पढ़ लिया, यहां भी अमीनो एसिड है। एक बस लास्ट में 2 टेस्ट है, बस वो टेस्ट आपको पढ़ लेना है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, दैट्स इट। तो इसीलिए चूंकि आप पढ़ चुके हो, अब इसको कितना डिटेल पढ़ोगे? पढ़ चुके हो,
अब इसको इसीलिए रिवीजन की तरह पढ़ते हैं, लेकिन आपको होती है कि नहीं नहीं सर दोबारा आप ही पढ़ाइए, है ना, पैसे लेने के समय थोड़ी ना आप छोड़े थे, है ना, तो अब हम आपको क्यों छोड़ दें। तो हम आपको पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में यूट्यूब पे फ्राइडे से, ठीक है। नोट्स डाल दिया है आपको, ड्यूमा मेथड कैरियस मेथड के नोट्स डाले हैं, बट बायोमोलिक्यूल के बाद एक लेक्चर में आपको पीओसी भी कराएंगे, तो आप चाहे तो वहां से कर सकते हैं, नहीं तो आपका किया हुआ है, ऑलरेडी डन है। 4 बार एक ही चीज को पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अभी जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, तब तक आपका पिज्जा जो है वो तैयार हो जाएगा और वो आपके डिस्ट्रीब्यूट करने का समय आ जाएगा। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं। मैं आपको लास्ट क्लास में बताना चाहता हूं कि आप जहां हो और जो चाहते हो उसमें बस 4-5 महीने का ही मेहनत का फर्क होता है। किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट से आप बात करिएगा, उसकी 4-5 महीने की ही एक जी तोड़ मेहनत होती है और वो उसको वहां पहुंचा देता है जहां आप सोच रहे हो। बट प्रॉब्लम ये है कि हम 4-5 महीने तो दूर 4 दिन नहीं कर पाते। द हार्श रियलिटी इज दिस, 4 दिन आप करोगे, 5वें दिन आपको प्रॉब्लम होगी। और मैंने आपको शुरुआत करते हुए ही बताया था, ये लाइफ का रूल है, आप समझते नहीं हो। मैंने एक किताब पढ़ी है, आप जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे और कनेक्टेड रहोगे तो मैं किताब सबको रिकमेंड करता हूं पढ़ना, 48 रूल्स ऑफ पावर। 48 रूल्स ऑफ पावर करके किताब है, बहुत फेमस किताब है, हर एंटरप्रेन्योर, हर फाउंडर, हर बड़े लोग इसको पढ़ते हैं। और जितने भी आप बड़े डॉक्टर्स बनेंगे उन सब लोगों को मैं रिकमेंड करता हूं कि भाई वो पढ़ो। वो ना, अगर आप पढ़ लेते हो, पढ़ने मात्र से आपके दिमाग की क्लैरिटी आ जाती है कि लाइफ को जीना कैसे। उसमें ना पहला चैप्टर में ही बताया हुआ है, कोई भी काम करने जाओगे, कोई भी काम, पढ़ाई हो, मेहनत हो, बिजनेस हो, सबके लिए लिखा हुआ है, कोई भी काम आप करोगे, आप उसको 7 दिन कर लिए तो आप स्टेज 1 क्रॉस करते हो। बट आप 7 दिन कर ही नहीं पाओगे, मैं आपको बताता हूं। आप टाइम टेबल बनाओ, क्या 2 दिन बाद आपका तीसरे दिन वो टूट नहीं जाता, चौथे दिन वो टूट नहीं जाता। दिस इज लॉ ऑफ नेचर। नेचर कभी भी आपको सक्सेस देना नहीं चाहती। ये 48 रूल्स ऑफ पावर में लिखा हुआ है, नेचर से आपको छीनना पड़ता है चीज। शांत भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? नेचर से हर चीज छीनना पड़ता है, नेचर आपको देता नहीं है। तो आप तीसरे दिन चौथे दिन कंटिन्यू पढ़ो, मत पढ़ो, बैठो उस टाइम टेबल। लोग कहते हैं ना, जिम आप जाना स्टार्ट करो, मान लो कसरत करने का मन नहीं कर रहा, फिर भी जाके बैठो एटलीस्ट, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी ना टूटे। और सक्सेस में 90% रोल कंसिस्टेंसी का होता है। सक्सेस में 90% रोल कंसिस्टेंसी का होता है, और 99% लोगों के पास कंसिस्टेंसी नहीं होती। रोज करना है और लगातार रोज करते रहना है, इसमें बहुत फर्क है। लगातार रोज एक ही चीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करना इस कंसिस्टेंसी, और ये आप 6 महीने के लिए करके देखो। आप कम ही करो, बाकी लोग 8 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 7 घंटे पढ़ो। हमको AIR1 नहीं करना है, आप 650 प्लस का टारगेट रखो। होता है, और होते हुए देखा है मैंने। मेरे मेजॉरिटी स्टूडेंट से मिलोगे, सब ऐसे लगेंगे सब गांव वाले हैं। रीजन उसका वही है, कोई, मैं बार बार इस बार आपको मिला नहीं पाया, हालांकि वो आया था तो आपकी छुट्टी चल रही थी। एक भूरे खान करके स्टूडेंट था मेरा, बहुत सिंपल स्टूडेंट, बहुत ही गांव का स्टूडेंट। उसने क्लास 11th में पहली बार कोचिंग किया, पहली बार स्कूल में गया। उससे पहले गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होता है, नाम लिखा हुआ पास हो गया, बस एग्जाम में आपको शक्ल दिखानी है, वैसा टाइप का स्टूडेंट। और वो आज उसमें नागपुर में है, GMC नागपुर में, सॉरी GMC त्रिवेंद्रम में है। हाँ, बहुत एकदम मैं AIR1 के लिए उसको तैयार नहीं किया, लेकिन अब जो स्कूल ही नहीं गया, जो कॉलेज ही नहीं गया, वो GMC मिल गया, कम बड़ी बात है क्या? उसका पूरा, मतलब आप देखोगे, पहली बार मैंने रिजल्ट के बाद वीडियो कॉल किया उसको, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, टू शो कि कहां से जीरो से लोग हीरो बन जाते हैं। और मैं पहली बार उसका घर देखा ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि इसको जो सपोर्ट किया था मैंने 2 साल, वो बहुत अच्छा था। तो पहली बार जब घर देखा ना, एक्चुअली में उसके पास घर नहीं था, इट सिंपल, मतलब छप्पर था फूस का, साइड के दीवार नहीं थे, और उसी में सारी फैमिली रहते थे। दीवार के इस साइड मेल्स होते हैं, दीवार के उस साइड फीमेल्स होते हैं। उसके पापा नहीं थे बहुत अर्ली डेज से, उसके बड़े भाई उसको पढ़ा रहे थे, और बड़े भाई ऑटो चलाते हैं गांव में। तो सोचो कितना स्ट्रगल से पढ़ा होगा। और 2 साल, वो भी 1 साल नहीं, और 2 ड्रॉप लिया उसने, मतलब टोटल 3 ड्रॉप हुआ, लेकिन पहले ड्रॉप में उसने पढ़ाई नहीं करी थी। 2 ड्रॉप बिना कुछ कहे हुए। मतलब लोग इलेक्ट्रॉन, तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हें इलेक्ट्रॉन पता है क्या होता है, तुम्हें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, मास पता है, उसको सब कुछ नहीं पता था, इलेक्ट्रॉन क्या है उसको पता नहीं था। ठीक है ना, एकदम अजूबा वर्ल्ड में आया था वो।
बट वो रोज सीखते सीखते, हाँ मुझे पता है कि वो रटने से बना है, बन तो गया। अब आप सोचो, जिसके यहाँ दीवार नहीं है उसके लिए एयर वन लाना जरूरी है, या उसके लिए पहले अपना कंडीशन ठीक करना जरूरी है? पहले अपना कंडीशन ठीक करे। अब वो इस साल तीसरे साल में गया है, उसको त्रिवेंद्रम में, साउथ में आपको पता होगा तो स्टाइपेंड ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू नॉर्थ स्टेट्स। नॉर्थ वालों से ज्यादा स्टाइपेंड मिलती है। आपके यहाँ जब तीसरे साल में जाओगे, 3.5 years के अप्रोक्सीमेटली बाद, जब डॉक्टर पोस्टिंग लगेगी, तो आपको मिनिमम स्टाइपेंड गारंटी होता है 18,000 रुपए का, नॉर्थ के कॉलेज में। साउथ के कॉलेज में 22,000 रुपए मिलता है। और 22,000 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी बात है। एक घर में जहां पे 22,000 रुपए 3-4 महीने में ऑटो से आता है, उसके लिए एक महीने में 22,000 रुपए आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए। वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है, मेरे साथ ही करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है और अच्छा कर रहा है अपनी फैमिली के लिए। और मुझे पता है कि वो जैसे ही वो 2 साल बाद और होगा तो उसको 1.25 लाख मिलने लगेगा, क्योंकि साउथ में 1.25 लाख है, आपके यहाँ 1,95,000 है नॉर्थ में। नॉर्थ में जब आप एमबीबीएस डॉक्टर बनते हो तो 95,000 मिलता है आफ्टर टैक्स। वैसे आपकी सैलरी 1.25 लाख है, बट टैक्स वैक्स काट के 95,000 इन हैंड आता है। वहां आफ्टर टैक्स 1.25 लाख है, तो उनकी 1.5 लाख होती है। तो सोचो कितना बड़ा बात है उसके लिए, और ये सब देख के अच्छा लगता है। मैं आपको वही बता रहा हूं कि ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस बैकग्राउंड से हो, कहां से हो, कितने नंबर पे हो। ये जो आपका 6 महीने बीतता है उस पर फर्क पड़ता है। 6 महीने आप कितने सैक्रिफाइस किए हो। अच्छा, आप सोचोगे ना, कंसिस्टेंसी बनाते हैं, कंसिस्टेंसी बनाने का रूल नंबर 1 होता है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको ज्यादा खाने का, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको मोबाइल का, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको दोस्तों का। सक्सेसफुल लोग कभी भी आप देखोगे दोस्ती यारी में नहीं बनते। मेजॉरिटी डिस्ट्रैक्शन दोस्ती यारी का होता है। लिव अलोन, खुद से इंट्रोस्पेक्शन करो, खुद बात करो, और खुद मोबाइल से जब दूर रहोगे तो आपका सक्सेस थोड़ा क्लियरली विजिबल होता है। वरना हमारा दिमाग शॉर्ट्स, मोबाइल, वीडियो, ये वो में दिमाग में उधर रहता है। जब आपके दिमाग को ही ठहराव नहीं है तो आप सोचोगे कैसे? तो सबसे पहला स्टेप होता है इन सब चीजों से पहले दूर हो, उसके बाद कंसिस्टेंसी आएगी। बिना सेक्रीफाइस के आप लाख कोशिश कर लो, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। चौथे दिन ब्रेक हो जाओगे, और चौथे दिन ब्रेक होने के बाद सिलेक्शन नहीं मिलेगा। सिलेक्शन मिलता है, बहुत कमजोर लोगों को सिलेक्शन लेते हुए देखा है, बहुत। मैं बताऊं, मेरे खुद के मतलब पापा के अंकल जी लगेंगे, उनकी उनकी बेटी बहुत कमजोर, बट वो बीएएमएस में है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लोगों को लगता है एमबीबीएस बीएमएस तो क्या ही कोर्स है, बहुत बड़ी कोर्स है भाई बीएमएस, बहुत अच्छी कोर्स है। बीएमएस की ज्यादा स्टाइपेंड है एमबीबीएस वालों से। और अगले, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है, अगले 20-30 साल तक बीएमएस बहुत बूम पे रहेगा। तो काफी अच्छी चीजें हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि मेजॉरिटी लोग उसी भेड़ चाल में चले जा रहे हैं कि सुबह उठे, फिर पढ़े, फिर रात में गए, फिर सोचे कल से पढ़ेंगे, फिर गए, फिर कल से पढ़ेंगे, फिर टेस्ट आ गया, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। एक अजीब सा जंजाल में फंसे हुए हो, अगर आप रियलाइज करोगे तो। अजीब सा जंजाल में, जिसमें आप करना चाह रहे हो नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार सब फोर्स मेरी ना काम नहीं कर रही है सही जगह पे। उसका रीजन है सैक्रिफाइस से स्टार्ट होगा, और फिर वो कंसिस्टेंसी में बदलेगा, और ये लगातार 6 महीने करना पड़ेगा। विदाउट दिस यू कैन नॉट कम अप। नेचर आपको कोई चीज इजिली नहीं देने वाला, और कर्मा इज रियल। ध्यान रखिएगा, जो आप आज कर्म कर रहे हो ना, मेहनत, वही 6 महीने बाद आपको रिजल्ट में दिखता है। कहते हैं ना लोग, अच्छा काम करो तो अच्छा रिजल्ट मिलता है ना, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। वो रियल है। कि 48 लॉज ऑफ पावर का दूसरा रूल है कि जो काम आप अभी 6 महीने करोगे, ये काम आपको अगले 6 महीने में दिखेगा। खुद के लिए नहीं, तो मुझे जब मोटिवेशन लेना होता था, तो मैं आपको बताऊं, तो बाद में वैसे मैंने करना छोड़ दिया बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस। मैं अपने पापा की बहुत एडमायरर हूं, इंटरनल बहुत बड़ा एडमायरर हूं। मेरे लिए सही पूछो तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, शाहरुख खान, सलमान खान, ये बला बला वो, ठीक है। मैं किसी का बहुत बड़ा एडमायरर नहीं हूं। मैंने अपने फादर को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है, और मैंने वहां से वो सीखा है। और मैंने ना अपने घर में बहुत बड़ा फोटो रखा था, मतलब पापा की, जो कि बाद में लोगों ने हटवा दिया कि यार ठीक नहीं होता है। इन हिंदू कल्चर में ऐसा कहते हैं कि फोटोज मतलब आफ्टर डेथ लगानी चाहिए, तो वो हटा दिया हमने। बट आप सोचो, वो मैंने 2 साल 2.5 साल कोटा में जब मैं था, तो वो टेबल पे हमेशा रखा रहता था। आपको नींद ही नहीं आने देगा। आपको क्या पूछोगे आप, मतलब आपने देखा है वहां पे स्ट्रगल करते हुए। एक मैं आपको कहानी सुनाऊं, आपके लाइफ में भी हुआ होगा, बस मैं सुना रहा हूं क्योंकि मैं यहां खड़ा हूं।
जिस दिन आप यहाँ खड़े हो जाओगे तो आप ये कहानियां सुनाओगे। मैं जब मेरे फादर अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में थे, मेरे दादाजी जो है ना स्वतंत्रता सेनानी, जानते हो, फ्रीडम फाइटर, वो थे, फ्रीडम फाइटर थे। और गवर्नमेंट में जाओगे यहाँ ऑफिसेज में उनका नाम वाम प्रॉपर लिखा हुआ है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो सुना ही होगा आपने। उनके साथ वो जेल में थे, उनके साथ वो जेल में थे इन टाइम ऑफ इमरजेंसी एंड ऑल एंड ऑल। और बताता हूं, वो फ्रीडम फाइटर ही बोला जाता है। उसके उनके फादर भी 1947 में डेथ हुए थे। तो जब वो जेल में गए तो उनके अब खाने वाने की प्रॉब्लम हुई, जिससे उनका लीवर और किडनी फेल हो गया, एंड ही डाइड इन जेल ओनली। तो हमें पता भी नहीं चले कि वो कब, उस समय उतना नहीं होता था कि आपको बॉडी एंड ऑल दिया जाएगा, तो हमें पता भी नहीं होता था। और मेरे पापा 7 साल के थे, और मेरे पापा बड़े 2 भाई हैं, तो बड़े वाले ब्रदर भी, मतलब मेरे जो अंकल हैं, बड़े पापा जिनको हम लोग बोलते हैं, तो बड़े पापा का क्या रोल होना चाहिए आपके घर में भी अगर हो, क्या रोल होना चाहिए कि आपका छोटा भाई है तो आप पढ़ाओ, राइट, आप आगे जाओगे पढ़ोगे। और उनके पास जॉब थी, अच्छी थी, सब अच्छे कर रहे हैं। बट जब कंडीशन आती है ना, जब नेचर को कुछ देना होता है आपको, तो बहुत बुरी सिचुएशन में आपको सबसे पहले डालता है, वो बहुत बुरी सिचुएशन में, ठीक है। और फिर वो टेस्ट करता है कि आप इससे निकल पा रहे हो क्या। अगर आप निकल जाओ, उसके बाद का जो टाइम होगा वो आपका होगा। आप जिधर चाहोगे, जिधर जाना चाहोगे, जिस तरफ से चाहोगे वो मिलेगा। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई अपने पापा ने, और वो सही बताऊं तो आपके फादर भी ने भी इतना ही स्ट्रगल किया है। आपके घर में भी कोई ना कोई ने इतना ही स्ट्रगल किया होगा, या आप कर रहे होंगे, सही बता रहा हूं। तो अब वो एक 7th 7th क्लास में पढ़ने वाला इंसान, सबसे पहले ही लेफ्ट, अपना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया। फिर उन्होंने खेती की काफी दिन तक। और पहले के जमाने में खेती पता ही है क्या होता था, बारिश हुई तो ठीक, नहीं हुई तो कर्जे लेके चल रहे हैं, एंड सो। बट चूंकि मेरे पापा के पापा ग्रैंडफादर जेल वेल गए थे, तो लोग जेल जाने वालों से थोड़ा दूर हटते हैं, क्या है ना, इनकी फैमिली से थोड़ा कनेक्शन काट दो, ताकि ये जेल वेल में गए हैं, हमारे यहाँ पुलिस ना आ जाए, हमारे यहाँ कुछ ना हो जाए। तो वो जो कर्ज मिलने वाला सिस्टम था ना, वो भी खत्म हो गया। तो हुआ यूं, मैं बताता हूं, जब कैसे एक दिन का कहानी है, और एक दिन नहीं, ऐसे महीनों चला है। सोचना कितना अमेजिंग जर्नी रहा होगा कि बाहर जो दूसरे का खेत वेत होता है, तो जब आप खेती करते हो तो आसपास में ना कुछ ऐसे पेड़ पौधे जम जाते हैं, जिसको हम लोग ना साग के फॉर्म में यूज करते हैं। अगर आप देखोगे तो जहां पे ट्यूबवेल है, जहां पे पंप है, वहां पे पानी के आसपास ना वो साग वाग जम जाता है। तो देयर वॉज टाइम्स जिसपे फैमिली को उस पे सर्वाइव करना पड़ा है, उन चीजों पे, क्योंकि पैसे नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, खेती आपका चल नहीं रहा है। तो ट्यूबवेल के पास लोग जाते थे, वहां से वो निकालते थे। और पहले ना मक्का बहुत मिलता था, मक्का की कोई वैल्यू नहीं होती थी। मक्का किसी के यहाँ हुआ भी तो चलो छोड़ देते थे कि जिसको यूज करना है करो। तो मक्के की रोटी और सरसों का साग, आज ये फैशन बन गया है, बट पहले ये बहुत अजीब, मतलब पहले ये लोग खाते नहीं थे इसको, ठीक है, पहले फेंक देते थे कि हटाओ यार, इसको दे देते थे। या फिर जनरली मक्के को ना गाय को खिलाने में काम आता है, राइट, पहले, अभी भी देते हैं लोग। तो अब सोचो क्या स्ट्रगल रहा होगा, क्या स्ट्रगल रहा होगा, सोचो। वहां से निकल के उन्होंने ना एक कोयले की दुकान की टू सपोर्ट हिज ओन स्टडी। हम लोग सोचते हैं कि हमारी स्ट्रगल है। आप अपने पापा से कभी पूछना, जब वो दिल की बात बताएंगे ना आपके सामने बैठ के, और ये अभी नहीं बताएंगे, मैं आपको बता दूं, ये ना जब आप उस एज पे पहुंचोगे तब वो बताएंगे आप लोग आपको। जब आप उस स्टेज पे पहुंचोगे, जब मेरी सैलरी वैलरी आने लगी ना, तब ये सब गहरी चीजें पता लगी। स्ट्रगल तो पता था, स्ट्रगल करते हुए देखा था, अभी देखते हैं, है ना, बट ये सब चीजें पता तब चली डीप में, जब मैं कुछ बन गया। वो अभी भी आपके पापा नहीं बताएंगे, लेकिन जब आप कुछ बन जाओगे, देन ही विल शेयर दैट, क्योंकि अभी आप उनको पता है कि अगर आपके दिमाग पे गहरा असर पड़ सकता है या कुछ। उन्होंने कोयले की दुकान की, और कोयला पहले पहले कोयले पे तो खाना बनता था, तो कोयला बेचते थे सुबह, और फिर रांची यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते थे। और रांची यूनिवर्सिटी क्यों पढ़ते थे, क्योंकि मेरी फैमिली ना, सम पार्ट इज बेस्ड इन रांची, मेरी फैमिली का कुछ पार्ट रांची में, मतलब मेरी बुआ, मेरी एक सिस्टर, वो मैक्सिमम लोग वहां रांची में। पहले बिहारी तो होता था वो, है ना, तो पहले तो बिहार में शादी हुई थी, बट अब टूट गया, तो अब दूसरा लगता है, दूसरा स्टेट हो गया। तो वो रांची यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, कोयले से बेच के। बट अब कोयला जब बेचते हो तो वहां से डस्ट निकलता है, क्योंकि कोयला तोड़ना पड़ता है, और तोड़ के बेचते हो। डस्ट इनहेल करने की वजह से फेफड़ा खराब हो गया था, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या होगा, अगर पैसे नहीं है तो खांसी हुआ तो कुछ दवा खा लो, या गर्म पानी पी लो, या काढ़ा पी लो, या कुछ कर लो, कुछ कर लो। उस चक्कर में ना
जो आपके फेफड़े होते हैं ना, उसका वो बोन खत्म हो गया था, मतलब था ही नहीं। जब एक्सरे करा के देखा गया तो ये होता है ना, टोटल बोन्स काउंट करोगे तो एक बोन कम था दोनों साइड से। कैन यू इमेजिन? और डॉक्टर ने, एक मुजफ्फरपुर में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड रिनाउंड उस समय थे, अब तो क्या, उनका नाम था एम्बेसडर, पता नहीं कैसा नाम था। एम्बेसडर डॉक्टर बोलते थे क्योंकि उनके पास एम्बेसडर गाड़ी हुआ करती थी उस समय। बहुत बड़े डॉक्टर है उस समय, एम्बेसडर डॉक्टर उनको बोलते थे। बहुत बड़ी नाम है उनका, था, अब तो नहीं है। उन्होंने बोल दिया था कि 7-8 महीने का कुछ गेम है बचा हुआ, आप अगर कर पाए तो कर लीजिए। नहीं होता लोग कि आप कुछ अपना घर में पूजा करवा लीजिए या कुछ करवा लीजिए, बिकॉज अब आप बोन ही नहीं है तो कैसे करोगे। ठीक है। फिर जब लोग इंसान घर आए तो अब घर में अगेन सपोर्ट करने के लिए कोई है ही नहीं, पढ़ते हुए रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए लड़के को कौन ही सपोर्ट करेगा। तो क्या हुआ था ना, वो मैं फिर बोलता हूँ कि जब आपके पास प्रॉब्लम आएगा तो भगवान सॉल्यूशन भी देता है, बस हमें आसपास देखने की जरूरत होती है। तो सॉल्यूशन के नाम पे ना मेरे पापा को, अब उस समय एज हो गया था, अब रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो पहले तो यही होता था कि बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो शादी हो जाती है। कौन पूछता था कमा रहे कि नहीं कमा रहे, है ना। पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं यही बड़ी बात होती थी, राइट। तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनकी शादी फिक्स, मतलब बात बात होने लगी थी। तो मेरे नाना जी को ये बात पता लगी, हालांकि शादी नहीं हुई थी। सच अ ग्रेट मैन। मेरे नाना जी को ये बात पता लगी कि ये कहानी हुई है, तो ही सेड कि चलो शादी होगी नहीं होगी, बट मेरा मदद करना बनता है। तो वो आए बिना शादी वादी हुए हुए, और फिर उन्होंने, वो नहीं होता है कि घर के पास वाले कोई ज्यादा, मतलब वो ओझा लोग हैं, ये है वो है, वैसे करके थोड़ा सा उनकी दवाइयां इस्तेमाल करना, औषधि औषधि इस्तेमाल किया, वैसे वैसे करके, एंड इट टुक 2 years। और मेरे पापा बिना शादी के ससुराल में रह रहे थे। कैन यू इमेजिन? और ये कोई शौक नहीं है, ये कोई शौक नहीं है, ये ये आपके पास मजबूरी का एक मजबूरी है, और कोई ऑप्शन नहीं था। या तो आप 7-8 महीने रहो, फिर उसके बाद बोलो कि ठीक है भाई इतना ही समय दिया था भगवान ने, या फिर आप कोशिश कर लो। और उस समय बहुत वो सब चीजें हुई कि ना, आप ये नॉनवेज खाओ तो वो मछली के कांट खाओ, तो पैर खाओ बकरी का, तो सर खाओ बकरी, ऐसा ऐसा सब होता था। एंड लिटरली इट वर्कड। आप मानोगे, इट वर्कड। जो डॉक्टर, एक बड़े डॉक्टर ने बोला 7-8 महीने, और एक एक दो डॉक्टर नहीं, नहीं कई सारे डॉक्टर ने बोला। यहाँ पे एक डॉक्टर है कंकड़बाग में, आप जाओगे, बहुत अच्छे डॉक्टर है, विजय प्रकाश, इफ यू नो। हाँ, बहुत बड़े डॉक्टर है, राइट। इफ ही सेइंग देन इट इज ट्रूथ। मतलब लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं विजय प्रकाश को। अगर आपको कोई गैस्ट्रो या लिवर या किडनी या फेफड़े की दवा है, अभी यहीं पे, और बहुत नॉमिनल फीस में है, और बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है। आप अभी भी जाओगे तो 2 से 3 दवा दिखते हैं उनको, कोई कमीशन या उसकी जरूरत नहीं है उनको। तो हाँ, लेकिन यही प्रॉब्लम है कि नंबर आएगा 2 महीने बाद। हाँ, तो वही है। तो फिर उन्होंने भी बोल दिया था कि ठीक है ठीक है। तो फिर जब दोबारा आए डॉक्टर से दिखाने, तो ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड कि ये कुछ अलग हुआ है, राइट। तो मैं बोलता हूँ भगवान प्रॉब्लम देगा, भगवान आपको सॉल्यूशन भी देगा। इट्स जस्ट दैट आपको आसपास अपनी सर्वाइवल देखनी होती है। तो आप सोचो, एक इंसान आपके घर में इतना बड़ा चीज लांघ के और आगे आ जाता है, ठीक है, फिर वो सपोर्ट करता है, फिर वो इंसान हम लोगों को पढ़ा पाता है। और मैं आपको सही बताऊं, मेरे पापा ने कभी नहीं बोला कि, हालांकि मैं खुद ही पैसे कम मांगता था घर से, क्योंकि मेरी टोटल खर्चा होता था 5500 रुपए मंथली, मुझे याद है, ठीक है। और एकदम डॉट टू डॉट में मंगाता था कि 1800 रुपए मेस के लगेंगे, 200 रुपए रिचार्ज के लगेंगे, 3000 रुपए रूम के लगेंगे, या कुछ ऐसे ही लगता था। एकदम डॉट टू डॉट लगाते थे कि संडे को मेस में खाना नहीं मिलता है तो 40 रुपए एक दिन का खाना वहां पे, तो 4 संडे हुए तो कुछ 160 रुपए, ऐसे ऐसे करके मंगाता था, राइट। और आई होप आप भी वैसे ही करते होंगे, और करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है वो किस स्ट्रगल में जी रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए, आप देखोगे, होली दिवाली होता है तो आपके यहाँ नए कपड़े आपको जरूर दे देते हैं, शायद वो अपने लिए नहीं खरीदते होंगे। तो हमें इंडिया में, और खासकर बिहार में, क्योंकि मैंने स्ट्रगल किया है, मैंने देखा है, हमें बाहर वालों के इंस्पायर करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी बाहरी लोगों को देख के और मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, हमें किसी कहानी की जरूरत नहीं है। हमारे घर के अंदर एक कहानी होती है, उससे इंस्पायर हो, है ना। और उससे इंस्पायर होके आप कुछ भी कर सकते हो। जब वो आग लगती है ना अंदर कि हमें वहां से बदलना है, वो चीज बदलनी है, फिर कुछ भी हो सकता है। इट्स गेम ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने का गेम है, बस ध्यान रखो। 6 महीने बस कर लो, जहां सोच रहे थे वहीं पहुंचोगे। हमने कभी नहीं सोचा था यार, जहां पे
एनआईटी एनआईटी का नाम बहुत बड़ी बात हो जाती थी। एनआईटीएन पूरे मोतिहारी में जिस समय मैंने किया था शायद 1 या 2 या 4 10 होंगे, नहीं सोचा था। बस वो 5-6 महीने का एक्स्ट्रा गेम होता है। अब भर गया है जेई मेंस, जेई और नीट, और ये पूरा भर गया है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन थिंग, ये भर गया है। पर नहीं होता था पहले। आपके आसपास में भी देखोगे बहुत नहीं मिलेंगे। तो आप लोग कहानी मत ढूंढो बाहर, आप लोग मोटिवेटर मत ढूंढो बाहर, आप लोग किसी और को बताने के लिए मत अपना बना लो कि यही मेरा हीरो है। आप अपने अंदर ढूंढो, घर में ढूंढो, मिलेगा। और वो है ना। आप चाहे इग्नोर करो चाहे जो करो, आपके यहां है। मैं यहां पे आपको बता दूं कि मेरी जो सेवाएं हैं यहीं तक हैं, और मैं फिर इसके बाद मुझे दिल्ली की तरफ जाना है। और नहीं, तो मेरे पास दिल्ली के लिए अब जाना है और इसी को जाऊंगा। सैटरडे संडे प्लान किया था बट उस दिन क्लासेस हो गई हैं, तो मैं मंडे ट्रैवल करूंगा छुट्टी लेके। तो हालांकि मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूं, है ना, बट व्हाट्सएप पे मैं केवल डाउट्स बताऊंगा। इट इज मतलब वो नहीं हाय सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर का रिप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है, या नोट्स दे दीजिए, ये दे दीजिए। नोट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में डाला हुआ है। आई एक्सपेक्ट कि आप उतना कर पा रहे हैं, ठीक है, एकदम स्पून फीडिंग नहीं। बट अगर आप कभी भी क्वेश्चन भेजोगे तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा आफ्टर 12 PM और बिफोर 2 AM, 12 बजे के बाद, 2 बजे रात से पहले। यही 2 टाइम मुझे मिलेगा, तो यहां पे मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और क्योंकि मेरी वहां पे थोड़ा टाइम टेबल अलग है, तो मॉर्निंग टाइम टेबल नहीं है, वो इवनिंग टाइम टेबल है, तो मैं रात में फ्री होऊंगा 11-12 बजे तक। तो मैं 12 से 2 के बीच में आपका जो भी डाउट्स आएगा वो भेज दूंगा, या दिन में आप भेज देना, मैं 12 से 2 में भेज आपको सॉल्व करके दे दूंगा। और रिवीजन करा रहा हूं। रिवीजन के नाम पे अगर टॉपिक ठीक है तो क्वेश्चंस कर लीजिए, अगर टॉपिक ठीक नहीं है तो नोट्स पढ़ के हो रहा है तो नोट्स पढ़ के कर लीजिए, नहीं हो पा रहा है तो स्टिक टू द रिवीजन प्लान और पढ़िए, क्वेश्चन करिए, पढ़िए, क्वेश्चन करिए, ठीक है। आपका 3 बजे फ्री होता है, 4 से 6 एक फिजिक्स या एक केमिस्ट्री, एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। 8 से 10 एक पढ़ना होता है, 11 से 1 एक पढ़ना होता है। 4-5 घंटे की नींद अब आफ्टर जनवरी मोर देन इनफ। इसके बाद आपको नहीं लेना होता है नींद, ठीक है। थोड़ा पागल होना जरूरी है, राइट। थोड़ा आप लोग कहेंगे ना 7 घंटे में नहीं होता, 6 घंटे में नहीं होता, कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ ही इसी में लोग हैं जहां पे मिल जाएंगे जो 2-2 घंटे सो के, 3-3 घंटे सो के काम चला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो अपने दिमाग को जैसे ट्रेन करोगे वैसे ही होगा। आप ट्रेन करोगे 10 घंटे की तो 10 घंटे में मिलेगा, उसको ट्रेन करो 12 घंटे की तो 12 घंटे में भी रिलैक्स नहीं होगा, उसको ट्रेन करोगे 6 घंटे की, 6 घंटे में हो जाएगा। बट अभी के लिए थोड़ा सा आपको नींद में त्यागना पड़ेगा। 4 से 6, 7 से 9 कर लीजिए, 10 से 12 कर लीजिए, जैसा आपका टाइम है। बट तीनों सब्जेक्ट 2-2 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा। उसमें आधे घंटे 1 घंटे नोट्स का होता है और रिमेनिंग के 1 या 1.5 घंटे आपका क्वेश्चन का होता है। जितना जल्दी नोट्स कर लें उतना ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। और हमारी प्रॉब्लम ये होती है हम थ्योरी ही पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन ही कर रहे हैं, वो बेटा आपको होना पड़ेगा। अब जैसे मान लो आप गाड़ी में बैठे हो, आप कहोगे मुझे तो ब्रेक ही लगाना आता है तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं। आप कहोगे मुझे स्केलेटर ही दबाना होता है, ऐसे नहीं होगा। जब आप गाड़ी में बैठे तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। यहां तैयारी कर रहे हो तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, थ्योरी भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी करना पड़ेगा और साथ में करना पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि मैं पहले ब्रेक दबा लेता हूं फिर मैं एस्केलेटर दबाऊंगा, पहले मैं हैंडल घुमा लेता हूं फिर मैं हॉर्न दबाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। उस तरह से गाड़ी नहीं चलने वाली। आपको वहां पे बैठ के अगर गाड़ी अच्छे डायरेक्शन में ले जानी है तो थ्योरी प्रैक्टिस दोनों करना पड़ेगा, है ना। मानता हूं कि सिलेबस का लोड दिखता है, बट जितना लोड के बारे में सोचोगे उतना ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लोड मत सोचो, एक प्रॉपर आपके सामने प्लान होना चाहिए और उस प्लान को फॉलो करो। अभी नहीं होगा बट 2 महीने में हो जाएगा। अभी कुछ नहीं होता, इंस्टेंट इस दुनिया में कुछ बना ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर मैगी। इंस्टेंट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, मैगी मिल पाएगा इंस्टेंट, ठीक है। लेकिन आपको अगर बड़ी बड़ी चीजें चाहिए तो भाई आपको वेट करना पड़ेगा, 2 महीने कंसिस्टेंटली, 3 महीने कंसिस्टेंटली लगना पड़ेगा। खुद ब खुद टेस्ट में इंप्रूवमेंट होता है। और मैं तो बार बार एग्जांपल आपको देता हूं कि यार जिसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है वो जीएमसी में बैठा है, उसको कुछ भी नहीं आइडिया था, वो जीएमसी में और वो है, अच्छी बात है, रहेगा। एक और 2 लोग आए थे, मैं बता दूं, एम्स अब्रोड के लिए। भाई बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो एम्स अब्रोड को प्रमोट कर रही हैं, राइट। ऑल कोई सब सब सबको बिजनेस चाहिए, देखो। बट मैं कभी प्रमोट नहीं करूंगा क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं अपने जैसे बच्चों पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि 1.5 करोड़ रुपए में दे पाऊं या 1 करोड़ रुपए में खर्च कर पाऊं। तो मैं नहीं कर पाऊंगा वो वाला प्रमोट, और मुझे आइडिया भी नहीं है। सच पूछोगे तो मुझे आइडिया भी नहीं है।
तो ना आपको मैं अब्रोड जाने की वो दूंगा, उससे बहुत बेटर कोर्सेज इंडिया में है। आइजर, नाइजर, गुरु गोविंद साहब कॉलेज, आईपी वाला, और उसके बाद आईसीएआर, उसके बाद बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जहां से आप अच्छा कर सकते हैं। बट मैं अब्रोड कभी सेलेक्ट नहीं करता, या प्राइवेट कभी आपको बताता नहीं हूं, उसको मैं प्रमोट नहीं करूंगा कभी, ठीक है। और कुछ चीजें हैं जो पैसे से ऊपर हैं, वो यही सब चीजें, मैं इसको कभी कर नहीं पाऊंगा, तो आप लोग उसके बारे में मेरे से ना पूछें, ठीक है। कोई है जिसको नॉलेज है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो बचा हुआ है मैं उसको कंप्लीट कराता हूं, और पढ़ लीजिए आप। देखो ध्यान से, यहां तक मैंने आपको कल कराया था, आपको ना ओलिगोसेक्राइड कराना है। ओलिगोसेक्राइड कराना है, आप देख लीजिए ओलिगोसेक्राइड क्या होता है। देखो, ओलिगोसेक्राइड में मैंने आपको बताया था कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो 2 से लेकर के हाईएस्ट 10 तक के सैकराइड प्रोड्यूस कर दे हाइड्रोलिसिस पर, 2 से लेकर के 10 सैकराइड प्रोड्यूस करे, उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। आप देखोगे एग्जांपल डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, बट आपके सिलेबस में जो ओलिगोसेक्राइड है वो क्या है? डाइसेक्राइड। शांत होकर पढ़िए, आपके सिलेबस में जो है वो है डाइसेक्राइड, और केवल 2 ओलिगोसेक्राइड आपके पास है। एक है आपके पास माल्टोज, दूसरा है सक्रोज, एक और आपको पढ़ना है, दैट इज लैक्टोज। अभी तीनों पढ़ा रहा हूं, और क्या क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं पहले ही आपको बता देता हूं। माल्टोज ऐसा ओलिगोसेक्राइड है जो 2 ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। सक्रोज ऐसा ओलिगोसेक्राइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड का मतलब ऐसा सेक्राइड जो 2 से लेकर के 10 मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस करे, बट हमें केवल 2 सेक्राइड वाला प्रोड्यूस पढ़ना है, हमें केवल डाइसेक्राइड पढ़ना है। तो डाइसेक्राइड में अगर सेम वाले कौन प्रोड्यूस करता है? माल्टोज। डिफरेंट वाले कौन प्रोड्यूस करता है? सक्रोज। उसी तरह लैक्टोज होता है, अभी पढ़ेंगे। माल्टोज दोनों ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है, और ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को प्रोड्यूस करता है। अब मैंने आपको यहां पे आप देखोगे दिस इज सक्रोज की बात कर रहे हैं, तो जो सक्रोज है वो क्या प्रोड्यूस करता है? डिफरेंट या सेम? अभी अभी देखा है, सक्रोज क्या प्रोड्यूस करता है? डिफरेंट, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। कल मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ाया ग्लूकोज का, अगर आप देखोगे ये ट्रांस में है कि सिस में है? ट्रांस। ट्रांस वाले को क्या बोलते हैं? अल्फा। सिमिलरली ये वाला ट्रांस में है कि सिस में है? ट्रांस में ही तो है, अल्फा बोलेंगे बीटा बोलेंगे? गधों, ये वाला OH देखते हैं, ये वाला OH देखते हैं, एक OH और दूसरा CH2OH, एक OH और दूसरा CH2OH, क्या ये सिस है? सिस है तो क्या बोलेंगे? बीटा। ट्रांस वाले को अल्फा, सिस वाले को बीटा। क्या ये ग्लूकोज पढ़ाया था कल साइक्लिक स्ट्रक्चर? और कल मैंने ये वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था। अब देखो यहां पे, क्या आप देख पा रहे हैं कि यहां से वाटर रिलीज हो सकता है बहुत आसानी से? 2 मॉलिक्यूल हैं, जैसे ही हीट करोगे क्या वाटर रिलीज होगा? और वाटर रिलीज करके क्या आपके सामने ये जो बन गया ऑक्सी लिंकेज, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये आपके उसमें हुआ होगा बायोमोलिक्यूल में। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां से बना है? ये देखोगे, सेकेंड कार्बन ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज एंड फर्स्ट कार्बन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। और यही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है नीट 2020 का, कि सक्रोज में कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, कहां कहां से बनता है, एग्जैक्टली याद कर लेना है। C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज, C1 ऑफ अल्फा डी फ्रुक्टोज। तो C1 ऑफ अल्फा डी फ्रुक्टोज एंड C2 ऑफ बीटा डू फ्रुक्टोज, इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया सक्रोज का। ये डायरेक्ट आपको याद करना है, स्ट्रक्चर दिमाग में नहीं हो चलेगा, ये डायरेक्ट लाइन याद होना चाहिए, ये पूछा जाता है। अब देखो, ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? ये नॉन रिड्यूसिंग क्यों है? मैंने बोला था अगर एनोमेरिक कार्बन पर OH और H हो तो क्या होता है? रिड्यूसिंग। अगर एनोमेरिक कार्बन पर OH H ना हो तो नॉन रिड्यूसिंग। अब देखो, क्या ये एनोमेरिक कार्बन दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। क्या इसमें HOH है? नहीं है। लेकिन ये वाला एनोमेरिक कार्बन पर देखो, यहां पे कहां गया ये वाला एनोमेरिक कार्बन, या कोई भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन देख लो, सारे ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन को मैं मार्क कर लेता हूं, सारे ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन मार्क कर दिया। क्या कहीं पे भी HOH आ रहा है? नहीं। कहीं भी HOH नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग। अगर इसमें कहीं भी HOH आ रहा होता तो क्या वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाता? तो ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाता। नेक्स्ट आप देखोगे,
इनवर्ट शुगर किसे कहते हैं? ये 2021 में पूछा था, व्हाट इज इनवर्ट शुगर। तो इनवर्ट शुगर क्या होता है? आपके पास हम लेते हैं सक्रोज। सक्रोज जो है वो पीपीएल को प्लस 66.5 डिग्री रोटेट करता है, और चूंकि प्लस रोटेट करता है क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूं, अभी अभी बोला क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज का जो रोटेशन है वो क्या है? प्लस 52.5। जो फ्रुक्टोज का रोटेशन है वो क्या है? माइनस 92। ओवरऑल क्या हो गया? लीवो रोटेटरी। भाई ओवरऑल क्या हो गया? माइनस। तो देखो शुरुआत में क्या था? प्लस, हाइड्रोलिसिस के बाद क्या हो गया? माइनस। वैसा कार्बोहाइड्रेट जो शुरुआत में डेक्स्ट्रो रोटेटरी था बट हाइड्रोलिसिस के बाद लीवो रोटेटरी हो गया, उसको क्या बोलेंगे? इनवर्ट शुगर। जो शुरुआत में आपके पास प्लस है बट हाइड्रोलिसिस के बाद क्या हो गया? माइनस, दिस इज नोन एज इनवर्ट शुगर। अब देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो, एंड दिस प्रोडक्ट इज नेम एज इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर का मतलब होता है सुक्रोज जो है हाइड्रोलिसिस करने के बाद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है, फ्रुक्टोज का माइनस रोटेशन होता है, लीवो रोटेटरी होता है, और इसीलिए इसको इनवर्ट शुगर बोलते हैं। प्लस से कहां चला गया? माइनस। अब आ जाओ, ग्लूकोज के बाद क्या हमने माल्टोज पढ़ा था? माल्टोज में क्या दोनों सेम बन रहे थे? आ जाओ, दोनों सेम बन रहे हैं, दोनों ग्लूकोज बन रहे हैं। अब मुझे पहले अल्फा बीटा पहचानवाओ। तो HOH यहां पे है, OH ट्रांस है, ट्रांस है तो क्या बीटा हो जाएगा? यहां पे आ जाओ, ये OH है, यहां OH है, क्या ये बीटा हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। क्या ये अल्फा डी ग्लूकोज? ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, बढ़िया। अब देखो यहां पे क्या वाटर रिलीज होगा? यहां भी यस। लेकिन क्या इस बार C1C2 हो रहा है या C1C4 हो रहा है? इसके पीछे वाले में क्या हो रहा था? क्या C1C2 हो रहा था? C1 किसका? ग्लूकोज। C2 किसका? फ्रुक्टोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रुक्टोज। लेकिन इसका भी प्रीवियस ईयर देखो, एम्स 2011-14 में रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, इन दोनों के वाटर निकलने से क्या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा? और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा माल्टोज में। अब एनोमेरिक कार्बन पे फोकस करो। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन ये है और ये है, क्या HOH है? यहां तो नहीं है। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, ये है, क्या यहां पे HOH है? हाँ, तो क्या ये रिड्यूसिंग शुगर हो गया? यस, तो देयरफॉर इट इज रिड्यूसिंग शुगर। समझ में आया? जो इससे पहले माल्टोज पढ़ा था, सॉरी सक्रोज पढ़ा था, वो क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो अब पढ़ रहे हैं माल्टोज, वो क्या है? रिड्यूसिंग शुगर। और लैक्टोज की बात करते हैं। जैसे आपने सक्रोज पढ़ा, माल्टोज पढ़ा, वैसे ही लैक्टोज है। लैक्टोज बनता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज से। अब देखोगे ये अल्फा है कि बीटा है? देखो OH OH सेम साइड है, क्या हो जाएगा? बीटा। यहां पे देखो OH OH सेम साइड है, क्या हो जाएगा? बीटा। बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? अच्छा, 5 बजे के बाद। हाँ, इधर आओ। हो क्या है भाई, इधर पढ़ो भाई। ये जो एक्सटर्नल कॉल होते हैं सब 5 बजे के बाद। गुड इवनिंग, इधर आओ भाई। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। सुनो, यहां पे बस ये फर्क है कि यहां पे ट्रांसपोजिशन से वाटर निकलेगा। अभी तक जो आप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़ रहे थे वो सिस पोजीशन से सामने सामने से था। इस वाले में लैक्टोज में आप पढ़ोगे ट्रांसपोजिशन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और मैं आपको बोल रहा हूं, तीनों में सक्रोज हो, माल्टोज हो, लैक्टोज हो, बस ये 3 की लाइन याद होनी चाहिए। तो ये देखोगे, क्या बीटा डी गैलेक्टोज C1 से लेगा? क्या बीटा डी ग्लूकोज C4 से लेगा? और C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज, C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, इन दोनों से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। और क्या बनेगा? ये रिड्यूसिंग शुगर। क्योंकि एनोमेरिक कार्बन पे क्या है? HOH। ये वाला एनोमेरिक कार्बन देखोगे क्या HOH है, और HOH है तो क्या रिड्यूसिंग हो जाएगा। तो 3 आपको ओलिगोसैकेराइड पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है सक्रोज। मुझे बताइए सुक्रोज के बारे में, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है उसका? C1C2। लेकिन किसका? दोनों याद होना चाहिए, अल्फा बीटा भी याद होना चाहिए। तो बस वो 3 लाइन अपने शॉर्ट नोट्स में लिखेगा। 3 लाइन आप लिख लीजिएगा। यहां पे देखो, सुक्रोज में C1 अल्फा बीटी ग्लूकोज का, C2 बीटा डी फ्रुक्टोज का।
अगर आपसे माल्टोज पूछा जाए तो माल्टोज में C1 ऑफ अल्फा एंड C4 ऑफ अल्फा सेम है दोनों। यहां पे आ जाइए, जब आपको लैक्टोज पूछा जाए C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। इन ये 3 लाइन बस याद होना चाहिए। इसमें से 2 रिड्यूसिंग है, एक नॉन रिड्यूसिंग है। जो सुक्रोज था वो क्या था? नॉन रिड्यूसिंग। बाकी लैक्टोज हो चाहे माल्टोज हो, दोनों क्या है? रिड्यूसिंग। इसको ऐसे याद रखते हैं कि जो माला है, माला माला क्या है? रिड्यूसिंग। माला रिड्यूसिंग है, लेकिन जो बेटा सुक्रोज है वो क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। माला रिड्यूसिंग है, जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग है। बेटा तुम पढ़ लो यार, मैंने बोला ना आपको कि काफी चीजें तुमसे सीखा है ना, लेकिन बिगड़ ना जाऊं इससे पहले निकल रहा हूं यहां से। यहां म्यूटा रोटेशन क्या होता है? म्यूटा रोटेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। म्यूटा रोटेशन शुरुआत में, ध्यान से देखिए, अल्फा डी ग्लूकोज का एंड बीटा डी ग्लूकोज, सुनो ध्यान से, शांत। ग्लूकोज का अल्फा और ग्लूकोज का बीटा, अगर दो शुरुआत में जब लोगों दोनों के डिफरेंट रोटेशन होंगे, ऑब्वियसली अल्फा वाले क्या करेंगे? एक तरफ रोटेट करेंगे, बीटा वाले क्या करेंगे? एक तरफ रोटेट करेंगे। दोनों का अलग अलग स्पेसिफिक रोटेशन है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। लेकिन जब इसको वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने के बाद इनका स्पेसिफिक रोटेशन 52.5 पे आके फिक्स हो जाता है। देखिए, जब इसको डिसॉल्व वाटर में करते हैं तो इनका जो रोटेशन है वो चेंज हो जाता है और ये फिक्स हो जाता है +52.5। ध्यान से देखिएगा, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज दोनों का इनिशियली क्या होगा? अलग अलग रोटेशन। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद दोनों का रोटेशन अगर डिक्रीज होके और इंक्रीज होके 52.5 पे फिक्स हो जाए, इसी को बोला जाता है म्यूटा रोटेशन। सिंपल है, ये ग्राफ से पूछा जाता है म्यूटा रोटेशन। ठीक है, देखो अल्फा डी ग्लूकोज शुरुआत में कितना था? +112। बीटा डी ग्लूकोज कितना था? +18। दोनों ने क्या किया? दोनों ने हाइड्रोलिसिस के बाद +52.5 पे फिक्स हो, और ये नंबर फिक्स है, +52.5 का नंबर फिक्स है। दोनों का शुरुआती में अलग अलग रोटेशन था, बट क्या आपके पास दोनों फिक्स हो जाएंगे 52.5? अब आपके सामने आएगा कि सर अल्फा तो प्लस होना चाहिए, बीटा माइनस होना चाहिए था। बेटा अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज दोनों सेम है। डी और एल होता भाई, स्मॉल कैपिटल डी स्मॉल एल होता, तब तो अलग अलग होता है। अल्फा डी ग्लूकोज है कैपिटल डी, और बीटा डी ग्लूकोज है, दोनों ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। मैंने पढ़ाया हुआ है ग्लूकोज को डेक्स्ट्रॉज बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज क्या होते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, क्या होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हाँ, अल्फा वाले का रोटेशन ज्यादा होता है और बीटा वाले का प्लस रोटेशन कम होता है, दोनों का रोटेशन अलग अलग है, बट दोनों ही एक डिक्रीज होगा और एक इंक्रीज होगा। जब दोनों को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दोनों का हाइड्रोलिसिस करने के बाद डिक्रीज और इंक्रीज होकर 52.5 रोटेशन आ जाता है, इसी को कहते हैं म्यूटा रोटेशन। अब ये देखो जरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ म्यूटा रोटेशन? कौन? अभी देखा आपने, ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या करेंगे आपके सामने? म्यूटा रोटेशन। और ये स्टार पॉइंट देखिए, क्या सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर म्यूटा रोटेशन शो करेंगे? हाँ। और अभी अभी हमने पढ़ा कि सुक्रोज जो होता है वो रिड्यूसिंग नहीं होता है, और सुक्रोज रिड्यूसिंग नहीं होता है तो क्या आपके सामने ये हो जाएगा? बाकी आपके सामने फ्रुक्टोज भी रिड्यूसिंग था, आपके सामने माला तो है ही रिड्यूसिंग। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो यहां पे पॉलीसेक्राइड क्या होता है, बस यही दोनों पॉलीसेक्राइड आपके पास है। पॉलीसेक्राइड का मतलब है जो हंड्रेड्स ऑफ मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस करे हाइड्रोलिसिस पे, जो हंड्रेड्स ऑफ मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस करे हाइड्रोलिसिस पे। यानी कि मोनोसेक्राइड्स का बेसिकली ये चेन बनेगा, मोनोसेक्राइड्स का ये पॉलीमर बनेगा। कैसे पॉलीमर बनेगा भी बताता हूं। देखो, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस करेगा। एग्जांपल क्या होता है पॉलीसेक्राइड का? स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, ग्लाइकोजन होता है, गम्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड। जितने भी पॉलीसेक्राइड हैं इन सब में पॉलीमर बनेगा, और पॉलीमर बनेगा तो याद करो, क्या HOH कंबाइन होकर वाटर निकल रहा था? भाई वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही तो पॉलीमर ही तो बन रहा था।
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दो मॉलिक्यूल में पॉलीमर ही तो मतलब लिंकेज ही तो बना रहा था। अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बहुत रिपीटेटिव हो जाएं, उनको क्या बोलेंगे? पॉलीसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में आपने पढ़ा है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में वाटर रिलीज होकर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है, ठीक है? अगर वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बहुत सारे मॉलिक्यूल में बन जाए, क्या हो जाएंगे? पॉलीसेक्राइड। तो जैसे दो पॉलीसेक्राइड नॉन रिड्यूसिंग है, उसमें HOH नहीं बचेगा, क्योंकि सारे क्या बन जाएंगे? पॉलीमर बन जाएंगे। HOH में से वाटर रिलीज होकर क्या बन जाएगा? पॉलीमर। अब जो पॉलीसेक्राइड है वो नॉन रिड्यूसिंग है और नॉट स्वीट इन टेस्ट। पॉलीसेक्राइड नॉन रिड्यूसिंग, नॉट स्वीट, इसलिए इसको सुगर नहीं बोलते। दो एग्जांपल है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ये तीनों आपको एज इट इज रट लेना है, तीनों एज इट इज रट लेना है। सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल। स्टार्च इसमें 20% तक होता है, इसमें 80% तक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यही पूछा गया है कि अमाइलोज का जो पॉलीमर बनता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, वो कहां से बनता है? C1C4। क्या ये रिपीट हो रहा है ऊपर वाले से? यहां पे देखोगे ये ब्रांच पॉलीमर बनता है, तो चेन बनेगा C1C4 से और ब्रांच बनेगा C1C6 से। एक बार मैं स्ट्रक्चर दिखा दूं, एक बार मैं स्ट्रक्चर दिखा दूं। ये बेटा आपका एमाइलोज है। स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, केवल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज याद करना है। स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, केवल और केवल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज याद करना है। तो देखो, क्या यहां पे C1 और C4 से ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है? सिमिलरली यहां भी C1 C4 से ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है। तो आप देखो कि इस तरह का ये पॉलीमर बनाता है। पॉलीसेक्राइड इसीलिए बोल रहे हैं, पॉलीमर बना रहा है। ओलिगोसेक्राइड में क्या पढ़ा था? दो मॉलिक्यूल के बीच में C1C4। यहां पे क्या हो रहा है? मल्टीपल मॉलिक्यूल्स के बीच में C1C4, दैट इज पॉलीसेक्राइड। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? ये चेन तो बनाता ही है, ब्रांच भी बनाता है। C1C4 से आप देखो चेन बना रहा है, दिस इज C1, दिस इज C4। C1C4 से क्या बना रहा है? चेन। बट C1C6 से क्या वो आपके पास ब्रांच भी बना रहा है? तो C1C4 से चेन बनाएगा, C1C6 से ब्रांच बनाएगा अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में C1C4 से लॉन्ग चेन बनाएगा, बस। अब यहां पे देखोगे, बस ये पैराग्राफ आपको है, स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछ रहा, बस आपको ये याद होना चाहिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां कहां होता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज स्टार्च में भी आपको याद होना चाहिए, स्टार्च यही है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको ओलिगोसेक्राइड में भी याद होना चाहिए, ये जो मैंने लिखा है। नेक्स्ट, ये होने के बाद आपके पास आ जाएगा पॉलीसेक्राइड का ये वाला क्वेश्चन है, ये अभी पढ़ाया है, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अमाइलोपेक्टिन में क्या यहां पे 4 कौन से लिंकेज होते हैं? C1C4 का लिंकेज है और 1,6 का लिंकेज है, ये आपको बताना है यहां से। आप ये वाले टेबल से इसको करेंगे। चलो ये वाला PYQ है, सेम एज इट इज कर लेना। अब देखो बोर्ड पे, यहां पे बोर्ड पे देखो अमाइनो एसिड पे, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ही है। अब अमाइनो एसिड सुनो, सुनो ध्यान से। अमाइनो एसिड, शांत। अमाइनो एसिड वैसा कंपाउंड है जिसमें बेसिक NH2 भी होता है और एसिडिक COOH भी होता है। बेस भी होगा, एसिड भी होगा, वैसे कंपाउंड को क्या बोलोगे? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में देखो दोनों ही कंटेन है, NH2 बेस, COOH एसिड। सिमिलरली 20 अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से बनता है। 20 अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से बनता है। अभी आगे चार्ट बनाएंगे, देखोगे मेजॉरिटी जो अमाइनो एसिड है उसमें 1 डिग्री NH2 होता है, 1 डिग्री अमाइन। बट एक है जिसमें 2 डिग्री NH2 होता है, दैट इज प्रोलीन। आए तो आप डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए पीछे, हाँ ठीक है, करा दीजिए 2-3 लोगों को लेके करवा दीजिए ना, अभी पढ़ लेंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ यार चलो, तो अमाइनो एसिड में NH2 और COOH होता है। शांत 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 भाई, शांत। तुम लोग यार पिज्जा पे बिक जाते हो यार, तुम्हें तो 10 लाख रुपए दे दे तुम किडनी निकाल दोगे किसी का। बोर्ड पे देखो यार तुम। अच्छा सुन लो भाई, क्या मैं सेल्फ स्टडी डाल दूं क्या फिर? ध्यान से सुनो बोर्ड पे, शांत। हाँ भाई इधर देखिए, इधर उधर नहीं। हेलो, एक लड़की उधर जा रही है, लड़का देखे ही जा रहा है।
ये लड़का जो है एकदम पागल हो गया एकदम। भाई आप, तुमको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, कॉलेज में बहुत अच्छा है, यहां कुछ नहीं है। यहां आइए। हाँ भाई, बोर्ड पे एक कंपाउंड है जिसमें बेस भी है एसिड भी है, तो क्या वो एसिड बेस रिएक्शन करेगा? तो आपके पास एसिड बेस रिएक्शन क्या ज्विटर आयन में भी हो रहा था, तो ज्विटर आयन की तरह होगा। एक आपके पास आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ाया जाता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पीएच जिसपे अमीनो एसिड जो है वो डाइपोलर आयन बन जाए। ए शांत रहो, 2 मिनट शांत रहो। एक ऐसा पीएच जिसपे ये जो अमीनो एसिड है वो डाइपोलर आयन की तरह एग्जिस्ट करे विथ नेट चार्ज 0, इसी को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। एक पीएच होता है जहां पे आपके पास अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज डाइपोलर आयन विथ नेट चार्ज 0। अब देखो ये बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, H+ यहां आ जाएगा, O- यहां आ जाएगा, ये बन गया ज्विटर आयन, न्यूट्रल डाइपोलर एम्फोटेरिक बिहेवियर। बेटा मुंह बंद कर लो यार, पढ़ लो तुम, मैं रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। ये जो एलानीन है, ये जो एलानीन है ये हमने आइसोमर में आपको पढ़ाया हुआ है। NH2 भी है, COOH भी है, और इसको हम लोग बोलते हैं अमाइनो एसिड। नेक्स्ट आप देखोगे अमाइनो एसिड के, ये मैंने लिखवाया हुआ था, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, सेमी इसेंशियल। इसेंशियल जो बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाए और हमें डाइट से लेना पड़ता है, नॉन इसेंशियल जो बॉडी प्रोड्यूस कर पाए, और सेमी इसेंशियल जो बॉडी प्रोड्यूस लेस अमाउंट में करे फिर भी हमें जरूरत पड़े तो बाहर से लेना पड़ता है। दिस इज सेमी इसेंशियल। इसके बाद ये आपको चार्ट याद करना पड़ेगा, इसेंशियल नॉन इसेंशियल, याद है? बहुत बढ़िया। तुम ये पढ़ क्यों रहे हो मुझे ये नहीं पता चल रहा है। विटामिन, अमाइनो एसिड हो गया है तुम्हारा। अरे शांत शांत शांत। हाँ भाई, आज गाने वाने का ही शो रखना चाहिए था नहीं? भाई शांत शांत। भाई बहुत क्रांतिकारी लोग हैं यार ये। चलो अच्छी बात है, मेरा यहाँ यहीं तक था सफर, पता लगा पागल कर दे सब। बायोमोलिक्यूल है ना, आप खुद पढ़ेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट ईयर फिर से पढ़ेंगे? नहीं, ये गलती मैं नहीं करूंगा। शायरी, शायरी अब बचानी। सुनो बैठो। हाँ भाई, तो हो गया, तुम्हारे अंदर की सब निकल गई जितनी गर्मी थी। अब मुंह बंद करके सुनो। देखो भाई, रो रहा है ये। रोना नहीं है बेटा, आंसू बचा के रखें, आगे बहुत बार काम आएगा, है ना? कॉलेज में काफी काम आएगा आपका। अरे आ जाओ यार। हाँ, बांट दो यार, डिस्ट्रीब्यूट, तो जितना है उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अच्छा, क्या करोगे ग्रुप फोटो का? ले लेना सब लोग, बाद में ले लेना, अभी ना। सेल्फी लूं? सेल्फी लेते तुम्हारे साथ, देखते तुम्हारी शक्ल अच्छी आ रही है क्या?
करूँ तो लो इतनी इतनी दिख रहे हैं यार, एक इधर से इधर ऐसे करके यार। चलो भाई ऐसे ऐसे ले लेते। ये क्या कर रहा है भाई बैठ। चलो हो गया, थैंक यू। क्या? हाँ हाँ भेज देंगे भाई, भेज देंगे। हो गया भाई, बहुत एक्साइटेड हो, अच्छी बात। कहां तोड़ दिए भाई तुम उसको? रखो नीचे उसको। शायरी शायरी है ही नहीं अभी यार कुछ ऐसा। देख देखता हूं कुछ अगर निकल पाए मोबाइल से तो। क्या हो गया तुम्हें? हाँ भाई, शांत 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 शांत। एक शायरी सुनाते हैं आपको, थोड़ा इरशाद इरशाद करिए। थोड़ा थोड़ा इरशाद इरशाद करिए आप लोग। इरशाद अर्ज किया है, अर्ज किया है। अरे एक बार शांत, पहले शांत हो जाओ। शांत 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 शांत। ए बस बस शांत। तुम्हारे काम की शायरी है। हाँ ध्यान से। अरे रुको यार, मैं देखो अर्ज किया है कि मैं इधर देखता हूं मैं उधर देखता हूं, है ना? मैं इधर देखता हूं मैं उधर देखता हूं। एक सेकेंड, एक सेकेंड मुझे सुनाने लेना तो भाई, थोड़ा बड़ा है। मैं इधर देखता हूं मैं उधर देखता हूं, जिधर भी देखूं तेरा चेहरा देखता हूं। मैं इधर देखता हूं मैं उधर देखता हूं, जिधर भी देखूं तेरा चेहरा देखता हूं। और सुनो सुनो सुनो, जिधर भी देखूं तेरा चेहरा देखता हूं, और तू घुमा फिरती है शहर में मेरे रकीब के साथ। और तू, सुनो सुनो, और तू घुमा फिरती है शहर में मेरे रकीब के साथ। रुको 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 रुको। मैं रोज तेरे बेवफाई के मंजर सोचता हूं। और जब, सुनो सुनो सुनो, जब भी रोज चला करती हैं ये सर्द हवाएं, जब भी चला करती हैं ये सर्द हवाएं, मैं तुम्हारे साथ दिसंबर सोच लेता हूं। है ना? है ना कामयाब? बहुत बढ़िया। तुम्हें मजा आ गया होगा अंदर से, है ना? ये तुम्हारी शायरी निकल आई है। ये देखो,
अब ठीक है। ये क्या वॉलपेपर लगाए हुए हैं? नहीं भाई नहीं। बस भाई बस 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 बस। हम मैं जाऊं, मैं जाऊं भाई, नीचे टूट जाएगा यार। बस बस बस। तुम आज क्या हो गया है तुम्हें इतना? अच्छा सुनिए, तुम्हें इतना ज्यादा मजा आ गया क्या शायरी में? किसको? सर्वेसर को बुला लिया जाए। क्या करोगे जान के तुम? बेचारे पढ़ा रहे हैं, अभी पढ़ा लेने दो, उनका तो सिलेबस बचा हुआ है। एसी नहीं चल रहा है। वो जब मैं आता हूं तो गर्मी तो वैसे ही बढ़ जाती है। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, तुम्हें कोई भी आगे क्वेश्चन उससे पूछना हो तो मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूं, इस बात का भरोसा रखिए। और अगर क्वेश्चंस होता है तो मैं रिप्लाई करता हूं। तुम अब पूछोगे कि नींद नहीं आ रही है तो मैं लोरी नहीं सुनाऊंगा भाई, है ना? तुम अब पूछोगे कि सर आज खाना ठीक नहीं मिला है, मैं क्या करूं उसमें? यार ये पिज्जा है, मैं पिज्जा बंटवाऊं, क्या कर रहे हैं यार? चलो मैं तुम्हारा पिज्जा देख के आता हूं। नहीं रहूं, यहीं रहूं? बढ़िया बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी और क्या मन में तुम्हारी ख्वाहिश रहती है? डांस करूं? देखो, छोड़ो छोड़ो, रॉन्ग क्वेश्चन। ये वीडियो कॉल कर रहा है। ये आप ही में से कोई स्टूडेंट वीडियो कॉल कर रहा है, देखो। हद हो गई भाई, तुम वीडियो कॉल कर रहे हो हमको, सामने से मन नहीं भर रहा तुम्हारा? अरे वो पीछे से लड़का है यार। प्रॉब्लम यही है बच्चों, देखो मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं, मेरे पास वीडियो कॉल भी लड़के के आ रहे हैं। ये तो तुम लास्ट दिन ये सब करवा के जाने देना चाहते हो? एक बात बताऊं, एक बात समझाऊं, तुम ये जो पूछ रहे हो, तुम ये जो पूछ रहे हो, कभी भी गंजे से बाल झाड़ने की टेक्निक नहीं पूछते। जिसका खुद ना हो उसे ये सब नहीं पूछते, समझ रहे हो? एक एक अब गंजे से थोड़ी ना कंघी के दाम पूछोगे, है ना? अच्छा चलो भाई, देखो देखो, तुम्हें पढ़ा के अच्छा लगा। अब कुछ देर में तुम्हारा पिज्जा आ जाएगा, मेरी तरफ से आपके लिए वो एक छोटा सा ट्रीट है, आप इसको मेरा प्यार समझिए। और थैंक यू सो मच। अगले बैच में भी मुझे ये विदाई लेनी है। आप लोगों के साथ अच्छा लगा, बहुत अच्छा सफर था। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मैं दोबारा आपसे मिलूं। आप मिलिए मेडिकल कॉलेज में, क्लास में नहीं मिलिए, बिल्कुल क्लास में कहीं नहीं मिलना है। मेडिकल कॉलेज में जाइए, मिलिए, फैसिलेशन प्रोग्राम में मिलिए, विक्ट्री सेलिब्रेशन में मिलिए, है ना? ये देखो, फोन नाम चेंज करके फोन कर रहा है, देख रहे हो आप? सर्वेश सर को बुलाऊं? बुलाता हूं, रुको।
अरे दादा ऊपर वाले बैच में आओगे क्या 2 मिनट के लिए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं हाँ सबको लेके आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ 2 मिनट के लिए। यार ये वही लड़का है जिसका भी एग्जाम्पल दिया था। अब कोई किसी ने क्लास में बोला होगा तो उसने वीडियो कॉल कर दिया, अच्छी बात है, दैट्स नाइस। तो ये वही बच्चा है जो अभी जीएमसी में है। तो तुम्हारे जो डिमांड्स हैं अगर मैं पूरे करने लग जाऊं तो तुम तो कुछ भी करा दो फिर। देखो देखो सर को बुलाया, देखो देखिए ये मौके कभी नहीं आएंगे। पढ़ाई तो 24 घंटे होती है, पढ़ाई 24 घंटे होती है, ये मौके कभी नहीं आएंगे। तो आप इनको एंजॉय कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और सब लोग कम से कम एक बार बीटी सर की जय तो बोल दो यार। पिज्जा पार्टी कौन करता है? तो आप लोग 2025 में बीटी सर शादी करेंगे। हाँ किससे? टैटू वाली से। हेलो हेलो, अरे भाई ये टैटू वाली कौन है? बीटी सर शर्मा रहे हैं। डिफेंडर देखो यार, मैं आपको बता देता हूं, बीटी सर दहेज में कुछ नहीं लेंगे। नहीं तो मैंने एक जगह सेट किया था मामला 50 करोड़ दहेज का। तो वो डिफेंडर लेंगे, ऐसा नहीं है, वो डिफेंडर लेंगे मगर अपनी मेहनत के पैसे के। वैसे वो डिफेंडर नहीं लेंगे। नहीं तो मैं आप सही बता रहा हूँ, सर को मैं फ्री में 50 करोड़ रुपए दिला रहा था। सर ने कहा नहीं, मेहनत कर लूंगा मैं। सुधा नहीं नहीं, सुधांशु सर को अभी साल है यार, समझा करो आप। देखो एक बात, अरे यार